यहाँ पे सवाल जो आया था शफीक भाई की तरफ से, ब्लॉकचेन, कॉइन और टोकन तीनों में किस चीज का डिफरेंस है। बेसिकली जो ब्लॉकचेन है ना, वो आपकी एक पटरी है, लाइन है वो, जिसके ऊपर चीजें चलेंगी। अब उस लाइन के ऊपर कौन सी चीजें चलेंगी? डेफिनेटली कोई ना कोई गाड़ी चलेगी ना। तो वो गाड़ी आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। या तो वो गाड़ी प्राइवेट के तौर पे हो सकती है, गवर्नमेंट तौर पे भी हो सकती है। हमारे ये एग्जांपल आपको आसानी के लिए समझा रहा हूँ कि अब देखें, हम जो गाड़ी एक जाती है, ट्रेन जाती है एक लाहौर से कराची की तरफ, तेजगाम भी जाती है और शालीमार एक्सप्रेस भी जाती है, कराकोरम भी जाती है। इसी तरह से एक गाड़ी है जो फैसलाबाद की तरफ से भी कराची जाती है, लेकिन वो है रहमान बाबा। अब इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे चल रही हैं, ठीक है, और उनकी सर्विस फिर और तरह की है। और इसी तरह से कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के तहत चल रही हैं और उनकी सर्विस भी वैसी है। अब यूज तो दोनों ही हो रही हैं, ये दोनों ही उसी पटरी पे चल रहे हैं और अपना सफर तय कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो टोकन है ना, टोकन वो एक प्राइवेट तौर पे चल रहा है। अगर प्राइवेट होगा तो डेफिनेटली क्या करेगा वो? ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करेगा किसी ना किसी की। और जो कॉइन है वो भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा होता है, लेकिन उसकी नेटिव जो चेन होती है ना, उसकी खुद की, वो होती है ब्लॉकचेन। जैसे कि एथेरियम है, इथेरियम कॉइन है, क्योंकि उसकी अपनी वो है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से जो बिनास है, जब वो आया था, बिनास का कॉइन जब आया था, वो लॉन्च हुआ था, उसका आईसीओ हुआ था, तो उस वक्त वो टोकन था, वो इथेरियम के ऊपर आया था। वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना था, वहां पे वो लॉन्च हुआ था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया, जिसको उन्होंने नाम दिया BSC20 का। पहले बीप 20 था, पहले बीप 2 था, 20 नहीं, बीप 2 था। और उसके बाद जब उनकी अपनी टेक्नोलॉजी आ गई, अपनी ब्लॉकचेन आ गई, तो उन्होंने बीप 20 का नाम दे दिया। अब अगर जाके आप देखते हो किसी भी नए कॉइन, हम ओवरऑल जो नाम ये लेते हैं ना, तो कॉइन ही बोलते हैं, कुछ लोग टोकन भी बोल देते हैं और कुछ लोग कॉइन बोलते हैं। तो ये बस खास फर्क इतना ज्यादा नहीं, ये वाला फर्क है कि कॉइन जो होता है उसकी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी होती है, वो उसके ऊपर रन कर रहा होता है, चल रहा होता है, और किसी के वो सहारे नहीं होता। उसकी नेटिव एक्सचेंज होती है और उसकी नेटिव जो है ना, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी होती है। और वो किसी ना किसी भी लैंग्वेज में बनी हो सकती है। इसी तरह से जो टोकन होता है वो किसी के सहारे होता है। अब जो रेट का फर्क पड़ता है ना, लाजमी नहीं है कि किसी कॉइन का जो है ना वो रेट टोकन के बनिस्बत ज्यादा हो, क्योंकि उसकी अपनी ब्लॉकचेन है। कुछ टोकन ऐसे भी होते हैं कि वो कॉइन से भी ऊपर होते हैं, उनका रेट जो है ना, किसी ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी रखने की जो कॉइन होता है नेटिव ब्लॉकचेन वाला, उससे भी ऊपर हो सकता है। अब उसका रेट ऊपर क्यों है? उसके फंडामेंटल अच्छे हो सकते हैं, उसकी जो यूज केस है उसका वो अच्छा हो सकता है। उसके बाद जो उसकी सप्लाई है वो लिमिटेड हो सकती है, कम हो सकती है, और उसका जो सरमाया है, जो उसका मार्केट कैप है, वो ज्यादा हो सकता है। तो ये चीजें हैं, ये फर्क है इनके अंदर। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वाह। अच्छा तैयब भाई, एक सवाल है मेरा कि आप थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन से जो हमारे कोइन है, जैसे बीटीसी हो गया, एथीरियम हो गया, और भी जो कोइंस हैं, अब इनमें से किन की अपनी ब्लॉकचेन है और कौन से जो है किसी के सारे मतलब टोकन कोइन है, थोड़ा सा इसका बताइएगा। मैं बता देता हूँ। ये इनमें से हमारी जो ऑलमोस्ट चीजें हैं ना, वो कवर हो चुकी हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, काम कैसे करती है, हमें क्यों उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और उसके बाद ये बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, ब्लॉकचेन, ये क्या चीज़ें हैं, और क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, हलाल हराम के ऊपर पूरा एक टॉपिक हो चुका है, ठीक है। अब है इनमें से कुछ चीज़ें के प्रोजेक्ट कौन से होने चाहिए कि जो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया था ना कि
कई किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे गेमिंग के प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, पेमेंट मेथड के प्रोजेक्ट हैं, इसी तरह से और भी किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के हवाले मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं। तो इनमें से हमें कौन से ऐसे प्रोजेक्ट उठाने चाहिए जो हमें बेनिफिट दे सकते हैं? तो डेफिनेटली पहले का आपको रूल बताया हुआ कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। जैसे पीछे ये करके ये कर चल रहा था, मेटावर्स का एक टाइम चल रहा था, तो उसकी हाइप ज्यादा थी, माना क्वीन हो गया, सांड क्वीन हो गया, तो ये ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे थे, उनकी हाइप थी। जबकि उसके मुकाबले में दूसरी तरफ देखा जाए तो जो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे अच्छे थे, ठीक है, उनका फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा मजबूत था, वो क्या कर रहे थे कि ऊपर तो जा रहे थे, लेकिन उनकी बनस्पत इतना ज्यादा ऊपर नहीं थे जा रहे, उधर सरमाया इतना नहीं था आ रहा, लोग इस तरफ थे। तो ये भी एक ट्रेंड के साथ हमें चलना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपने उन प्रोजेक्ट्स को उठाना होता है, उनको लेना होता है जिनका कोई ना कोई यूज केस से होता हो। आपका माइंड वहां पे खुद ब खुद ही जाएगा। यूज केस से मुराद के कोई पेमेंट मेथड के तौर पे है, उस समय क्या चीज समझ आएगी कि यार लोग इसका इस्तेमाल करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? कि डेफिनेटली ये पेमेंट के इश्यूज को ये सोल्व कर रहे हैं। इसी तरह से कोई गेमिंग के प्रोजेक्ट है, उसको क्यों चूज करेंगे? भाई आपको भी पता, पूरी दुनिया के अंदर जो गेम्स के इंडस्ट्री है गेम की, वो बहुत ही एक बड़ी है, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, और लोग उन प्रोजेक्ट को लेंगे। अब उन प्रोजेक्ट को उठाना कैसे है? मतलब एक तो कैटेगरी आपके पास डिफाइन हो गई। जैसे आप यूं यहाँ से आप ले लें कि आप कहते हैं गेम की एग्जांपल आप ले लें, ठीक है जी। अब गेम का आपने सिलेक्ट तो कर लिया है, अब गेम तो आपकी होगी मेन कैटेगरी। अब इसके अंदर जो आपने प्रोजेक्ट उठाने हैं, वो आपने कौन कौन से उठाने हैं, ये हमारे जहन में एक सवाल आता है। तो वो भी अभी हम देखेंगे। और उसके बाद है जी कितनी किस्म की करेंसियां काम कर रही हैं, ये भी आपका पहले हो चुका हुआ है कि प्रोजेक्ट आपको जो 16-17 हजार किस्म के मैंने बताए थे कि मार्केट में आए हुए हैं। अब है एक चीज के सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, इन दोनों में किस चीज का फर्क है, ये आप समझ लें जरा। जितनी भी आपकी एक्सचेंज है, ये देखे जी, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड, दो से पुगाई नहीं, वो नहीं देते क्या हो रहा है? जब अपने और उसके बाद है जी आपका हाँ तो क्यों तो डायमंड है गेम के नहीं होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है जी। तो तू भी आप इन दोनों में फर्क क्या है? ये है कि ये है किसी ना किसी के अंडर में, यानी कि अंडर गवर्नमेंट, ये अंडर गवर्नमेंट काम करती है। और जबकि ये वाली जो चीज है डिसेंट्रलाइज, ठीक है जी। डिसेंट्रलाइज का खुद मालिक होते हैं। मैंने ट्रेडिंग के अंदर आपको एक चीज पहले क्लियर की थी कि क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अंदर, और जो हम रवायती तरीकाकार यूज करते हैं, उसके अंदर क्या फर्क है जी? सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का फर्क है। जबकि अगर आप क्रिप्टो के अंदर भी आ जाती हो तो यहाँ पे भी यही दोनों कैटेगरी हो जाती हैं। वहां पे मेन जो वजह थी वो किस चीज की थी, जो इल्लत थी कि गवर्नमेंट का आपके ऊपर होल्ड था। किसी चीज का होल्ड होना जिसका मतलब होता है कि सेंट्रलाइज उसका होना, और जिसके आप खुद मालिक हो वो होती है डिसेंट्रलाइज। इसी तरह जब हम क्रिप्टो के अंदर आए, क्रिप्टो के मुकाबले में जब आई रवायती हमारी करेंसी आई, जो हमारा रवायती तरीकाकार है, तो वो हो गया सेंट्रलाइज्ड और क्रिप्टो होगी डिसेंट्रलाइज्ड। अब क्रिप्टो के अंदर जब आप ऐसी एक्सचेंज को यूज करोगे जहां पे आप किसी चीज की वेरिफिकेशन करवाते हो, जैसे बिनास की एप्लीकेशन होगी, ठीक है जी, बिनास की एप्लीकेशन होगी आपकी, और इसी तरह से ओकेक्स लगा लो आप, या इसी तरह से आप गेट डॉट आईयू लगा लो, कोकिन लगा लो, क्राकन लगा लो, बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस है पूरी दुनिया के अंदर जो काम कर रही हैं। तो वो क्या होती हैं? वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं। क्यों होती हैं? वो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही होती हैं, वहां पे वो टैक्स पे करती हैं।
और उनके पास हर बंदे का डाटा मौजूद होता है। ये चाहे ना मौजूद हो कि ये पैसा किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, किस मकसद के लिए जा रहा है, इस हवाले से तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन उनका रिकॉर्ड मौजूद है कि ये बंदा ये काम कर रहा है, मतलब कि ये करेंसियां ले रहा है, ये वाली होल्ड कर रहा है, उनके पास एक रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो सेंट्रलाइज्ड कहलाते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर कुछ भी आपको डाटा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि पैनकैक स्वैप है, ठीक है जी, सुशी स्वैप है, इसी तरह से यूनिस्वैप है। तो यानी कि वहां पर स्वैपिंग आपकी होती है, आप चीजों का एक्सचेंज करते हो, जस्ट आप वहां पे क्या करते हो, जाके अपने वैलेट को कनेक्ट करते हो और अपने वैलेट से आप मनी वहां पर ट्रांसफर करते हो और वहां से स्वैपिंग कर लेते हो, कुछ आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ वहां से आपको यूनिक जो की मिलती है ना, वो आपको याद रखने की जरूरत होती है, आपको सेव करना पड़ेगा उस की को, अदरवाइज आप हर चीज को लॉस कर लोगे। तो ये है दोनों के अंदर फर्क। जबकि बिनास के अंदर लॉगिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है, इस तरह ओकैक्स के अंदर लॉगिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड चीजों के अंदर कोई फर्क नहीं होता। ये है बस इन दोनों में फर्क। अब इन दोनों में से बेहतरीन कौन सी है? मेरी नजर के अंदर तो दोनों ही अच्छी हैं, अपनी अपनी जगह पे ये काम करती हैं, लेकिन आने वाला टाइम जो मजीद होगा ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का ही होगा। जैसे आपके सामने देख लो, और बिनास का वही फड्डा पड़ा हुआ है कि उसने गवर्नमेंट को बोला ठीक है जी, आप हमसे रिकॉर्ड ले लो। आप वल्लाह आलम कि वो ये ट्वीट सच्ची है या झूठी है, बहरहाल अगर कोई भी एक्सचेंज है ना, तो वो गवर्नमेंट के अंदर अंडर में रहकर काम करती है, जो सेंट्रलाइज होती है, और वो पाबंद होती है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर ये लिखी होती है कि अगर कोई इलीगल काम होता है या हमें कोई भनक लगती है, तो आप इस चीज के जिम्मेदार होगे कि आपको डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने यूजर्स का। तो वो पाबंद होते हैं इस चीज के, तो क्योंकि वो टैक्स पे करते हैं, कमाते हैं, तो इसलिए उनको करना पड़ता है। जबकि डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है। पैनकेक्स वे में बस भाई वो नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, ये वैलेट, ये एक तरह से यूं समझे आपके एक स्टेशन है जहां से आपकी क्रॉसिंग होती है, लाइन की क्रॉसिंग हो जाती है और सेफली होती है। और जो आप इसको वैलेट भी एक तरह से बोल सकते हो, वैलेट बेसिकली वैलेट होता है जहां पे आपकी अमाउंट ना स्टोर रहती है। क्लाउड वॉलेट है, यहाँ पर दूसरा वॉलेट है, ये होता है वॉलेट है, जैसे कॉइन बेस है, तो ये एक तरह से वॉलेट है। इस पे आप अपना पैसा स्टोर कर लेते हो, वहां पर ट्रेडिंग नहीं करते, जस्ट अपना पैसा स्टोर करते हो, वैल्यू उसकी ऊपर नीचे होती रहेगी, वो एक अलग चीज है अपने टाइम के हिसाब से, लेकिन आपका पैसा वहीं पे रहेगा, सेव रहेगा। तो उसको हम वैलेट बोलते हैं। जो पैनकेक स्वैप है ना, यहाँ पे एक्सचेंज करते हो, डिसेंट्रलाइज में आप यूं समझो कि कोई नया कॉइन आया है और वो किसके ऊपर है, जी बीएससी के ऊपर है। अब बीएससी के ऊपर पैनकेक स्वैप चलती है। इसी तरह से जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है ना, वो यूज करता है मेटामास्क को, ठीक है जी। मेटामास्क का जो थर्ड पार्टी लगा लो या डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन लगा लो, उसको वो इस्तेमाल करता है। पैनकेक स्वैप इसी तरह से एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, या एक कनेक्टर है। तो वहां पे जाके आप अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। जो नया नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, वो मोस्टली ऐसे ही होता है, डिसेंट्रलाइज तौर पे। और उसके बाद वो किसी ना किसी एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके ना वो रजिस्टर होता है, वहां पे वो उसको लॉन्च कर देते हैं। तो उससे पहले अगर आपने किसी कॉइन को बाय करना हो, तो उसका तरीकाकार ये होता है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर वो कॉइन आया है, उसको हम सर्च, अब मैं भी आपको बताता हूँ कहाँ से जाकर उसको सर्च करते हैं। तो उसको आप देखते हो कि ये बीएससी के ऊपर है, या ये है उसके ऊपर एवालोन्च के ऊपर है, किसी ब्लॉकचेन पे, सोलाना के ऊपर है, इथेरियम के ऊपर है, किस ब्लॉकचेन पे है। तो उस ब्लॉकचेन को जो थर्ड पार्टी जो कनेक्टर सपोर्ट करता है, आप उसमें जाके अपने पैसे को ट्रांसफर करते हो और उस कॉइन का आप एड्रेस निकाल के उसको स्वैप कर देते हो, यानी कि एक्सचेंज कर देते हो अपने यूएसडीटी के बदले में, या बीएनबी के बदले में, या इथेरियम के बदले में, वो वाला आप कॉइन ले लेते हो और उसको आप सेव कर लेते हो अपने पास। और जब उसकी वैल्यू ऊपर जाती है, तो इसी तरह से आप उसका ऑपोजिट कर देते हो, अपने कॉइन को या टोकन को आप स्वैप करके वापस अपनी करेंसी में लेकर आ जाते हो और अपना प्रॉफिट अपने पास आप सेव कर लेते हो, और उसको ट्रांसफर चाहे कर लो सेंट्रलाइज में या ना करो, आपकी अपनी मर्जी है। बहरहाल ये भी आपके लिए ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म की तरह ही ये काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सेंट्रलाइज में आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है।
होते हैं जी, होते हैं। ये ऊपर एक सवाल था फैसल भाई का स्टार्ट करने से पहले, वो मुझे दोबारा क्लियर कर दे, मेरे माइंड से निकल गया है। उन्होंने कुछ पूछा था। ये मैंने आपको चैट में भी किया है तैयब भाई। क्या वो ये मैंने पढ़ लिया है, लेकिन शायद आपने कुछ पूछा भी था उसके अलावा भी। उसके अलावा इंडिकेटर का पूछा था मैंने आपसे, और वो ठीक है, मैंने कहा अभी आपको सिर्फ इस चीज में कंफ्यूजिंग हो रही है, ये जो मैंने आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पर और आपने उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। जी जी हाँ जी। अच्छा, इसमें मैंने ये बोला हुआ है, किसी ने कहा था कि सर जी ये $100 के साथ जो आपके 2.5 बने हैं या 200 आपके $2000 बने हैं, वो किस तरह से बने हैं। बेसिकली $100 को अगर मैं 100 के साथ प्रॉफिट निकालूं ना, तो वो 2x बनता है। वो मैंने लगाया था कि $100 की इन्वेस्टमेंट है इज इक्वल टू 100% उसका प्रॉफिट। तो 2x का मेरा प्रॉफिट है, जिसका मतलब ये है $100 के साथ $100 का प्रॉफिट। जबकि मेरी जो लेवरेज थी वो थी 20x की, जिसका मतलब ये हुआ कि $2000 मेरे पास टोटल आया, और अगर उसका मैं 100% निकालूं तो उसके साथ मेरा 2000 का प्रॉफिट निकल रहा है। तो क्या हुआ कि 100 की मेरी इन्वेस्टमेंट है $100 की, लेकिन मैंने जो $1900 लेवरेज पे लिया था ना, उसको मिलाकर $2000 हो गया, और 100 के साथ जब 100% का प्रॉफिट हुआ तो 2000 का प्रॉफिट आया। जब मैंने उसको क्लोज कर दिया तो जो मेरा लिया हुआ था, जो मेरी लेवरेज ली हुई थी, वो तो वापस चले गई थी ना। जो मैंने उनसे कर्ज एक लिया था वो वापस चला गया उनको पूरे का पूरा ही। ना तो मैंने बढ़ा कर दिया, ना मैंने उनको कोई और ऊपर दिया पैसा। वो तो मैंने उनसे एक आरियतन आरियतन बोलते हैं, लफ्ज बोला जाता है अरबी के अंदर एहसानन, उनसे जो पैसा लिया था ट्रेड करने के लिए कि भाई मेरे पास कम पैसे हैं लेकिन मैं प्रॉफिट ज्यादा लेना चाहता हूँ, तो आपकी मेहरबानी आप मुझे उधार पैसा दे दे। मैंने उनसे लेकर ट्रेडिंग कर ली। अब बेसिकली जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो तो $100 की थी। ट्रेड किससे हो रही है? $2000 से हो रही है। जब 100% प्रॉफिट पे गया वो, तो कितना प्रॉफिट मुझे आएगा? $2000 के बदले में 2000 ही आएगा ना। तो उसमें से उनका वापस चला गया, और 100 के साथ मेरा प्रॉफिट बन गया जी $1900 का, और मेरा अपने वाला 100 हो गया, $2000 प्रॉफिट हो गया। अब इस $2000 के अंदर जो ऊपर नीचे थोड़ी सी कमी बेशी हुई है ना, $400-500 की, वो स्ट्रेटेजी यूज करने से हुई है कि मैंने एकदम से नीचे लगा दिए हुए, कि एकदम से लगा के 20 की मैंने लेवरेज ले ली थी। इसके बीच में मैंने मतलब स्टार्टिंग की दो 5x से 3x से देखा, उसको एंट्री दोबारा फिर से की। तो इस तरह से उसको करते करते मैं यहाँ पे लेकर आया था, और वो प्रॉफिट यहाँ तक गया था। और 100% ये मैंने जो प्रॉफिट बताया है ना, ये मतलब कि बहुत एहतियात के साथ बताया है, लेकिन ये 100% से ऊपर का प्रॉफिट बनता था, जिसकी वजह से 2.5 के डॉलर पे गया था वो। शुक्रिया तैयब भाई। और अब जो नीचे था मैंने जो बताया था कि मार्केट कैप और सर्कुलेशन सप्लाई इज इक्वल टू कॉइन या टोकन करंट प्राइस, उसका मतलब ये था जो इसके बीच में एक और चीज ऐड मैंने की है कि वो ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी वो थोड़ी सी मैंने यूज की थी। मार्केट कैप का मतलब ये था जो उसका सरमाया उस वक्त का चल रहा है, उसको हम डिवाइड करते हैं उसकी सर्कुलेशन सप्लाई पे, जो सर्कुलेट हो रही है, जिसकी डिमांड हो रही है। एक तो है टोटल सप्लाई है उसकी, उसमें से कुछ ना कुछ कोइन मार्क उस प्रोजेक्ट वालों ने होल्ड किए हुए हैं, उसको वो मार्केट में अभी नहीं लेकर आए। जैसे आप यूं समझ लें कि 100 गाड़ियां आई हैं कंपनी की तरफ से, लेकिन उन्होंने पीछे 20 गाड़ियां स्टॉक पे रखी हुई हैं। और वो जब उनका दिल करेगा उसको निकाल देंगे, और अगर नहीं उनका दिल करता तो ना निकालें। तो हम क्या बोल सकते हैं? यही बोल सकते हैं ना कि मार्केट के बीच में जो गाड़ी मौजूद है वो 80 की तादाद में है, ना तो 100 की तादाद में है। उन्होंने ये तो बोला कि 100 गाड़ियां आई हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आपको 80 मिल सकती हैं। यही सर्कुलेशन सप्लाई है कि सर्कुलेट कितने कॉइन हो रहे हैं, जो टोकन हो रहे हैं। टोटल सप्लाई क्या है, सर्कुलेशन कितनी हो रही है उसकी, और मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप को डिवाइड कर दिया सर्कुलेशन सप्लाई पे, और उसके बाद जो करंट उसकी प्राइस निकलेगी ना उस वक्त की कॉइन की या टोकन की, वो निकल आएगी। उस प्राइस के साथ हम उसको अपने प्रॉफिट को या हम ट्रेडिंग वाले मार्जिन को ऐड करते हैं, और वहां से हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल के बाहर आता है, या हमारी लॉस की परसेंटेज बाहर आती है। अच्छा, तो ये भाई ये जो होता है आपने टोटल मार्केट जो उसको बताइए टोटल क्यों
ये कोई प्रोजेक्ट आता है तो ये उसी टाइम अपने कोइन पूरा बता देता है कि इतने ही हम लॉन्च करेंगे, या वक्त के साथ साथ ये उससे ज्यादा भी कर सकते हैं? ये इस तरह से होता है, मैं बता देता हूँ आप। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में आता क्या क्या है और ये है क्या चीज। पहले नंबर हम प्रोजेक्ट को देखते हैं कि प्रोजेक्ट किस चीज का है, मतलब कि वो किस कैटेगरी का है। गेमिंग का है, किस मेथड के तौर पे वो आया हुआ है, क्या उसका यूज केस है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट मतलब यूज केस। उसके बाद हम ये चीज देखते हैं कि उनका रोड मैप क्या है। रोड मैप से क्या मुराद है? रोड मैप से ये चीज होती है कि उनका सोशल नेटवर्क क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक जाना चाहते हैं, यानी कि स्टेप बाय। उसके बाद हमारी आ जाती है तीसरी चीज कि उसकी सप्लाई कितनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वो किस ब्लॉकचेन के ऊपर है, जहां से हमें पता चलेगा कि ये कोइन है, ये टोकन है। ये चार चीजें कुछ मेजर होती हैं किसी भी कॉइन का फंडामेंटल को एनालिसिस करते हुए। आप यूं समझिए कि एक आपके पास मरीज आया है, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई मरीज आया है और आपने उसके सारे टेस्ट करने हैं, फिर जाकर आपको पता चलेगा उसकी बीमारी का। और बीमारी को देखने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप पहले क्या करोगे, उसका यहाँ एक्सरे करवाओगे, उसके ब्लड टेस्ट करवाओगे, सीटी स्कैन करवाओगे, यानी कि डॉक्टर जो भी समझेगा। तो जो मेन मेन चीजें होती हैं, अमूमन जब भी कोई चेकअप करवाने के लिए जाता है तो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ये कॉमन सी चीज है। उसके बाद क्या करते हैं जी, वो थर्मामीटर लगा के मुंह के अंदर और यहाँ बगल के बीच में वो लगा के उसका बुखार वगैरह का टेस्ट करते हैं, उसका टेम्परेचर क्या वगैरह है। ये चीज हो गई, यानी कि जो कॉमन कॉमन चीजें बीच में आती हैं। तो किसी भी कॉइन के अंदर जो कॉमन चीजें आती हैं ये चार लाजमी होती हैं। ऊपर नीचे कोई एक आधी हो सकती है, लेकिन ये चार चीजें लाजमी आती हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वेबसाइट है उस पर जाता हूँ, उसका नाम है जी कॉइन मार्केट कैप। दुनिया की जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जितनी भी हैं, वो सारी की सारी क्या होता है जी, यहाँ पे आके रजिस्टर होती हैं। रजिस्टर से क्या मुराद है कि यहाँ पे आके वो खुद को ऐड करवाती हैं कि ये हम आए हैं। जैसे ये देखें, अभी रिसेंटली जो एडिंग हुई है ये ऊपर शो कर रहा है। अगर मैं मोड पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारी आ जाएंगी जो रिसेंटली ऐड हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो इस जगह के ऊपर, बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे क्रिप्टोस जहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि 17,085, ठीक है, यहाँ तक क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट है अभी तक आ चुके हैं। और हमने जो 2-3 दिन पहले सेशन स्टार्ट किया था उसमें तकरीबन 17,000 मुकम्मल नहीं थे, कुछ ना कुछ 100 कम थे इसमें से, तो 16,700-800 के करीब थे। 1-2 दिन के अंदर 200-250 फिर से आ गए हैं। सेशन खत्म होने तक आप देखना, बैच 1 के अंदर तकरीबन 14,000 के करीब थी, और 1.5 माह के अंदर 3,000 के करीब करीब ऊपर आ चुकी हैं, इसके फिर में लॉन्च हो चुकी हैं। अब ये 17,000 के करीब जो आपकी क्रिप्टोज हैं, तो इनको देखना पड़ता है। जितने भी नए कॉइन आते हैं वो क्या है उनका फंडामेंटल क्या है, वो किस मकसद के लिए आए हैं। इसी तरह से आप एक्सचेंजेस देखो कि दुनिया के अंदर तकरीबन जो एक्सचेंजेस है वो 457 के करीब है, और उसके बाद टोटल मार्केट कैप है
और 24 आवर में जो वॉल्यूम है इसका क्रिप्टो का जिसकी ट्रेडिंग हुई है वो ये आपको शो कर रहा है यहाँ पे। और बीटीसी की जो डोमिनेंस है, अब डोमिनेंस यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ये पॉइंट आपका अब लिखने वाला है। तो डोमिनेंस क्या चीज होती है? बेसिकली डोमिनेंस बोलते हैं किसी चीज का किसी चीज पे कब्जा कर लेना। अब होता क्या है कि जब भी बीटीसी ऊपर की तरफ जाता है तो उसके साथ साथ आर्ट क्वींस ऊपर जाते हैं, और जब भी बीटीसी नीचे की तरफ आता है तो आर्ट्स क्वीन जो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आर्ट्स क्वीन बीटीसी के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं या टोकन है उनको आर्ट्स बोला जाता है, मतलब अल्टरनेटिव क्वीन बोला जाता है। आर्ट्स क्वीन जो वो क्यों होते हैं उसका रीजन ये है कि तकरीबन हाफ से ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे जाऊं नीचे, आप यहाँ पे देखो कि मार्केट कैप जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मार्केट कैप नंबर 1 पे रैंकिंग के अंदर बिटकॉइन का है, ठीक है। और उसके बाद आप देखो तो इथेरियम का है, ठीक है जी। मार्केट कैप जब पूरी क्रिप्टो मार्केट का, अब टोटल मार्केट कैप कितना है? वो तकरीबन $1.5 ट्रिलियन के करीब है, 1.5 ट्रिलियन के करीब। और उसमें से देखो जी, अगर आपके 65 बिलियन के करीब ये है मार्केट कैप बिटकॉइन का, हाफ से ऊपर, और बाकी का जो थोड़ा बहुत है, बाकी का जो बचा उसमें से तकरीबन 2.7 बिलियन का मार्केट कैप इथेरियम के पास है। अब ये दोनों डोमिनेंस कैसे करते हैं? इसका आपने एक तरह से ना फार्मूला समझना है कि जब भी बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है और जिस बंदे ने फॉर एग्जांपल 500 या $1000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, और बिटकॉइन तो ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो मेरे बस में अब नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ जो बाकी वाले कॉइन है ना उसमें पैसा डाल देता हूँ। तो बीटीसी जब ऊपर जाता है उसके साथ साथ आर्ट्स में ऊपर चले जाते हैं लोग, उसमें पैसा डाल लेते हैं, जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं वो उसमें से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और जैसे ही बीटीसी मूवमेंट लेता है नीचे की तरफ, तो ब्लीडिंग इसलिए आर्ट स्क्रीन में होती है कि वो लोग कोशिश करते हैं कि जो हमने आर्ट स्क्रीन के बीच में पैसा डाला होगा ना उसको निकाल के तो हम दोबारा से बीटीसी में डाल दें, क्योंकि बीटीसी नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, हम इसको उठा लेते हैं। तो इसलिए लोग बाकी कॉइन्स में से पैसा निकालते हैं, टोकन में से पैसा निकालते हैं और बिटकॉइन में डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बीटीसी नीचे आने की वजह से जो बाकी का कॉइन्स है वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी बीटीसी की डोमिनेंस साइडवेज होती है, यानी कि एक जगह पे स्टेबल हो जाती है, और उसके बाद इसका बीटीसी का जो ट्रेंड है या तो अप ट्रेंड की तरफ या साइडवेज ट्रेंड की तरफ हो, तो पीछे जो रैली है ना आर्ट स्क्रीन की वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये एक फार्मूला है डोमिनेंस का, ताकि आपको पता हो कि बीटीसी को देखते हुए उसकी मूवमेंट को देखते हुए हमने आर्ट क्वीन में कैसे जाना है, हमने उसको कैसे देखना है। तो इसलिए जितने भी ट्रेडर है ना, गैम्बलर नहीं ट्रेडर, ये अपने जहन में बिठा लें। गैम्बलर तो हर जगह पे वो देखता है कि कहीं से कहीं ना कहीं से ताक लग जाए, बस मुझे शिकार मिल जाए, वो उसको अब छोड़ दे। मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ कि जब भी वो देखेगा बीटीसी की मूवमेंट को देखेगा, उसको परखेगा, उसके डोमिनेंस को देखेगा कि क्या मूवमेंट दे रहा है बीटीसी, साइडवेज में है या ये अप ट्रेंड की तरफ है, वो सिर्फ और सिर्फ नजर रखेगा कि ये डाउन ट्रेंड की तरफ ना आए, यानी कि क्रैश ना करे, नीचे की तरफ ना आए, इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ रहे। अगर इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ रहेगी तो डेफिनेटली बाकी का जो सरमाया है वो इथेरियम के बाद, बिटकॉइन के बाद इथेरियम में जाएगा, और इथेरियम के बाद जो बाकी का सरमाया बचेगा वो आर्ट्स क्वीन में आएगा। जब आर्ट्स क्वीन में आएगा तो डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगी और वो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देंगे। ये एक छोटा सा ट्रिक समझ लो आप, या इसकी डेफिनेशन आप समझ लो, होपफुली ये आपके ट्रेडिंग के अंदर बहुत काम आएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगोगे तो पहले आप सोच लोगे कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया ट्रेंड 3 तरह का होता है, डाउन ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है और साइडवेज ट्रेंड होता है। ट्रेंड को आपने फॉलो करना होता है, देखना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद आप वहां से अपनी एंट्री ले सकते हो। यहां से अब हम ये जो 4 चीजें हैं वो किस तरह से देख सकते हैं, सिंपल सा फार्मूला है, डायरेक्टली आके आप यहाँ पे भी देख सकते हो। कोई भी, जैसे यहाँ से मैं कॉइन देख लेता हूँ, ये जो भी नया ऐड है मैं इस पे देख लेता हूँ, UNI टोकन नाम है इसका, यूनी, ये क्या कहता है जी, ये देखें जी, ये बिनास के ऊपर बना हुआ है, प्लस ये मेटामास्क के ऊपर भी है, DEEP20 पे भी है और मेटामास्क के ऊपर भी है, जिसका मतलब ये है ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे भी है और ये उस पे है BSC के ऊपर या बिनास के ऊपर भी है ये टोकन।
अब यहाँ पे आप देखें तो अभी इन्होंने सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे शो नहीं की, यहाँ पे चीज देख सकते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई पर यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ये क्या चीज होती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेट्स दैट आर सर्कुलेटिंग इन द मार्केट एंड द जनरल पब्लिक हैंड्स। ये वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दी हैं। तो सर्कुलेट जिसकी ट्रेडिंग हो रही है, और टोटल सप्लाई जो वो आए हुए हैं फिक्स हैं वो। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं शो हो रहा, अभी नया नया आया कॉइन इसलिए शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमें इसकी वेबसाइट वगैरह मिलती है। हाँ जी, ये यहाँ पे इनकी वेबसाइट है। अभी ये नया टोकन लॉन्च हुआ है, और इसके हम वेबसाइट पे जाते हैं, जाकर देखते हैं जी कि ये हमें क्या कहता है, ये किस मकसद के लिए है। इसका वाइट पेपर जाके हम पढ़ते हैं। ये देखे जी, लाइट पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज शो कर रहा है। अच्छा जी, हम यहाँ पे चले जाते हैं। व्हाइट पेपर लिखा होगा या लाइट पेपर लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, ये जी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। कुछ का वहीं ओपन हो जाता है, कुछ का आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ये पीडीएफ के अंदर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या चीज़ कह रहे हैं, ये किस मकसद के लिए है। क्रिप्टो सिंबल। अच्छा, ये देखो ओवरव्यू, उन्होंने अपना क्या कर दिया है जी, उन्होंने अपना प्लान शेयर कर दिया है कि हम क्या करेंगे। while full anonymity has been a key concept of blockchain based application, a future with NFTs and a approaching metaverse will demand means to connect personal information to your digitally owned assets। अब देखे, मैंने सिर्फ इतना पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है, मुझे यहाँ से एक आइडिया हो गया इतने से पैराग्राफ को पढ़ने की वजह से। क्या मुझे आइडिया हुआ है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट आया है ना, ओनी नो नाम के, जो इसका नाम है ONI, तो ये आया है जनाब 3 चीजों के लिए। कौन सी है जी, एक NFT है, उस दूसरा मेटावर्स है, और तीसरा कौन सा जी, इंफॉर्मेशन के तौर पे आया हुआ है। और इनका प्लान क्या है जी, हम जुड़ेंगे कार्डानो के साथ भी, BNB के साथ भी, इसके बाद इथेरियम की भी बेस पे ये है जी, पोलका डॉट के साथ भी। पोलका डॉट जो है ये भी मेटावर्स का प्रोजेक्ट, पॉलीगन मैटिक। और पॉलीगन मैटिक आपको अगर मैं बताऊं तो ये आप सुन के हैरान रह जाओगे। टॉप जो 15 यानी कि टॉप के जो 15 प्रोजेक्ट है ना, उनमें से ये एक है। और ये प्रोजेक्ट जो है इंडियन है। अब खुद आप आइडिया ले लो कि भाई इंडिया वाले लोग हमसे कितना आगे हैं, और हमारी हुक्मरान इतने उल्लू के पट्टे हैं। मैं इनको क्या बोलूं कि अल्लाह इनको हिदायत दे कि टेक्नोलॉजी कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है, और ये उल्लू के पट्टे वहीं पे बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह से हमारे वो जो गेंडा साहब बैठे हुए हैं ना, फवाद चौधरी साहब, जिनका हर साल फड्डा रहता है मौलवियों के साथ, और अपनी ही वो ईद मनाते हैं। और वो भी जो उठ के कहते हैं जी कि हम जो है ना अपनी मर्जी के साथ ईद करेंगे। मैं अल्लाह इनको हिदायत दे यार, बस कोई अल्फाज मैं मजीद नहीं बोलना चाहता इनके लिए। ये देखें जी, उसके अंदर पॉलीगन मैटिक भी है, इसलिए मैंने आपको बोला था ना, मैटिक कॉइन जो है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है। इसका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, इसका यूज केस है ना किसी चीज के लिए। तो इसका टारगेट है कि ये होपफुली इस साल के अंदर अंदर $10-15 तक ये चला जाएगा, इजीली चला जाएगा। ना भी $10-15 तक जाए तो $5 तो कन्फर्म है, आप मुझसे लिखवा लो कि ये आने वाले 5-6 महीने के अंदर $5 को इजीली टच कर देगा, इजीली। और ये देखें, BNB है, कार्डानो है, इथेरियम है, पोलका डॉट है, एक ये मैटिक है, और साथ में ये बिटकॉइन है। जिसका मतलब ये है इनकी ये ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करेगा, इसके ऊपर ये रजिस्टर होगा बिनास के ऊपर, और इथेरियम के ऊपर तो ऑलरेडी हो चुका है। तो जो हम इसका आगे वगैरह देखेंगे कि इनका जो प्लान होगा उसमें शायद में लिखा होगा कब कब हम इसको लेके चलेंगे, साथ इनके साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे एक चीज नजर आई है कि ये देखे वेब 3.0 के साथ ये कनेक्ट होगा। वेब 3.0 से मुराद ये कि पोलका डॉट के साथ, पोलका डॉट जो प्रोजेक्ट है ना, ये पहला प्रोजेक्ट है वेब 3 का, ठीक है जी। तो इस तरह से हम उसका व्हाइट पेपर पढ़ते हैं, उनका रोड मैप पढ़ते हैं। इसको हम रोड मैप भी कहते हैं, इसको हम व्हाइट पेपर भी कहते हैं, जिसके अंदर वो अपना मकसद बताते हैं आने का कि ये क्या चीज है। अच्छा, अब जब मुझे पता चल गया जी कि ये प्रोजेक्ट के भी जो मुझे कुछ जानकारी नजर आ रही है, हम इसकी जाकर टीम का एनालिसिस कर लेते हैं कि इनकी टीम कौन कौन सी है। और इस ये देखो और चीजें हमें मिल गई है कि कार्टिक और इन्फिनिटी, ये दो एक कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो किसी भी नए आने वाले प्रोजेक्ट को वो करती हैं, सर्टिफिकेट देती हैं, वो उसके ऊपर ठप्पा लगाती हैं। ठीक है, वो आमिर खान की मूवी वाला के बताओ जी ठप्पा कहाँ पे है। ये वही साहब है कि बताओ जी ठप्पा कहाँ पे है, आ तो गए मार्केट में, ठप्पा तो दिखाओ भाई, किधर है आपकी वेरिफिकेशन। तो ये दोनों वही काम करते हैं ठप्पे वाला। तो सार्टिक ऑलमोस्ट जो कंपनी है ना प्रोग्रामिंग की,
तो ये प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करती है कि इसके अंदर कोई हैकिंग के चांस तो नहीं है, इसके अंदर कोई बग्स वगैरह तो नहीं है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो ओवरऑल हर चीज को वो देखते हुए ठप्पा लगा देते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन एंड पार्टनर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये जी कोई ना एलेक्स कौन है जी, इसका सीईओ और सीएमओ है इसका, इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद क्या है जी, काई कोई नाम है, उसके बारे में बताया। यानी कि 6 मेंबर है इसका, लुकास भी नाम है इसका इस टीम मेंबर का, तीसरा बंदा है। और जोश बंदा है। और इसके बाद निक नाम का कोई बंदा है, और फिन है। इनका नाम भी अजीब गरीब है, पता नहीं, पता भी नहीं चलता कौन सा कुत्ती बिल्ला को कोई ये हमें ये भी नहीं पता चलता। तो ये चीजें आपने देखनी होती हैं। और उनका प्रोफाइल वगैरह देख सकते हो, ये भी आपके फंडामेंटल में आता है। आपको उसके प्रोजेक्ट का पता चल जाता है कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये चीजें देखने के बाद आप फिर आ जाते हो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, कि अब हम देखते हैं कि इसका टेक्निकल हमें क्या कहता है। अभी आप अपने आप पास एक चीज हमेशा नोट कर लो, कि जब भी कोई कोइन थोड़ा सा अप जा चुके, जैसे अभी ये देखें कि 22% तक ये रजिस्टर होने के बाद ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो अभी आपका इसको बाय करना बेवकूफ़ी है। ठीक है जी। जब भी कोई नया कोइन आए, एक तो आपने उसका फौरन ही बाय नहीं करना। जब भी लॉन्च होता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि ये बिनास के ऊपर कोई कोइन लॉन्च होता है, टोकन लॉन्च होता है, या ओकेक्स वगैरह पे जब भी नया लॉन्च होता है, मेरे से मुराद ये चीज है, अगर जो पहले मार्केट में आ चुका होता है, उसके बाद जाकर किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होता है, लेकिन आपने उसको फौरन वहां पे बाय नहीं करना होता, क्योंकि बूट लगा होता है वहां पे, बूटिंग के जरिए उसकी बाइंग या सेलिंग हो रही होती है। जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, तब तक आपने वहां पे कोई भी पंगा नहीं लेना। और उसके बाद जब वो स्टेबल हो जाए, फिर चाहे आप उसको बाय कर लो, आपकी अपनी मर्जी उसका एनालिसिस करते हुए। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं। वैसे मुझे ये टोकन अच्छा लगा। अगर आप में से ये कोई बंदा लेना चाहता है ONI टोकन को, तो ले सकता है। ये इसका मैं इसी का ये लिंक ही मैं सेंड कर देता हूँ आपको, ये मैसेज के अंदर। जी बिल्कुल अब्बास भाई, छोड़ सकते हैं भाई। हाँ, लंबी लंबी छोड़ने को कौन नहीं छोड़ सकता, हर बंदा ही छोड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीजें होती है ना, हमें उसका देखना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कभी भी आंखें बंद करके आप एक ही प्रोजेक्ट के बीच में सारा पैसा अपना लगा दो, अपना वो वाला पैसा लगाने की कोशिश करो कि अगर वो डूब भी जाए तो आपको कोई गम ना हो। तो इस तरह से जब आपके पास 30 40 या 50 के करीब प्रोजेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये देखें मेरे पास कुछ हैं जो मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। इसमें से मेरे काफी यार मुझे याद नहीं आ रहा, शायद किसी ने भी पंगा लिया है, छेड़छाड़ किया किसी ने। तकरीबन कोई 50 के करीब से प्रोजेक्ट यहाँ पे, 12 दोबारा से इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 65 करीब इस वक्त ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं कि जिनको मैंने वो किया हुआ है, इनका प्रोजेक्ट वगैरह वाइट पेपर वगैरह हर चीज पड़ी हुई है, इनका फंडामेंटल अच्छा है, मजबूत है, तो ये भागने वाले नहीं है। इनमें से इक्का दुक्का होगा चलो कोई जो भाग जाएगा, लेकिन तकरीबन ये सारे ही मजबूत फंडामेंटल वाले हैं, और मार्केट के अंदर ये इजीली अवेलेबल है, और ये हाइप वाले हैं जो इन फ्यूचर ये ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपके पास 2 5 कॉइन है और थोड़ा सा आपके पास मार्जिन और आप एक पे लेकर बैठे हुए, कोई बात नहीं, किसी दूसरे को पकड़ लो। इस तरह से आपके पास कोई कम से कम 40 50 प्रोजेक्ट होने चाहिए, जिसको आप फाइंड आउट करके अपने पास रख लो, और उसमें आप डेली बेस पे ट्रेडिंग करते जाओ, प्रॉफिट अपना कमाते जाओ। ट्रेडर का मकसद ये होता है कि आपने प्रॉफिट लेना होता है, प्रॉफिट कमाना आपने। और अगर आप प्रॉफिट कमा लो किसी भी तरह से, किसी भी कॉइन से या टोकन से, तो आप भाई ट्रेडर हो। वो आपका कोई भी हो सकता है। फंडामेंटल अगर अच्छा मजबूत है, तो फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेडर होते हो। आप ये देखते हो कि इस प्रोजेक्ट को मैंने लंबे अरसे तक लेके चलना है। और एक होता है कि जस्ट वो आता है टेक्निकल एनालिसिस को देखता है, पढ़ता है चार्ट क्या कहता है, और उसके बाद वो क्या करता है जी, अपना प्रॉफिट लेता है, ट्रेड लेता है, और ट्रेड लगाने के बाद प्रॉफिट लेता है, साइड पे हो जाता है। ये भी काम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं फंडामेंटल को नहीं भी देखते। लेकिन बहरहाल ये फंडामेंटल जो है ट्रेडिंग का एक पार्ट है, और ये समझे यूं कि आपका एक हाथ है और दूसरा हाथ आपका टेक्निकल एनालिसिस का है। तो जब तक आपके दोनों हाथ मजबूत नहीं होगा, तो डेफिनेटली सी बात है कि यार आप ठंडे ही लगोगे ना। आपको ये तो नहीं को बोलेगा कि यार ये बंदा ठीक ठाक है। तो एक पाँव के सहारे या एक बाजू के सहारे आप अगर रहोगे, तो वो आपको आजमाइश में डालेगा, कभी ना कभी तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा ना। तो अगर आपकी दोनों चीजें मजबूत होंगी, और फिर ही आप अगर काम करोगे, तो आपके लिए आसानी होगी। तो इसलिए दोनों चीजों को आपने लाजमी देखना। फंडामेंटल 80% का मैंने इसलिए बोला था कि थोड़ा सा वहां पे आपको माइंड लगाना पड़ता है, सर्चिंग करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है।
10 दिन लगा लो, 5 दिन लगा लो, 15 दिन लगा लो, इवन का महीना लगा लो, लेकिन फंडामेंटल को अच्छा करो, उस प्रोजेक्ट को अच्छे से आप रीड आउट करो, और उसके बाद देखो उसको आपने बाय करना है कि नहीं करना है, उसको छोड़ना है या साइड पे करना है। तो इसीलिए बोला था आपको कि भैया भी आपको 7-8 साल लगेंगे इस मकाम तक आने के लिए, कि आप बस चार्ट को देखो, स्ट्रेटजीज को बनाओ, प्लान एक तैयार करो, पेपर वर्क करो। अगर मेरी कोई भी ट्रेड होती है तो वो जस्ट इसलिए नहीं होती कि मैं चार्ट को देख के कर लेता हूँ, बल्कि पूरा एक मेरे पास प्लान होता है कि मैंने 1 महीने के लिए जो करना है वो मेरे पास चीज़ है, मेरा मार्जिन कितना है, या जो मेरे प्रो लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनका मार्जिन कितना है, और उनको क्या क्या प्लान देना है, वो किस लेवल के बंदे हैं, उनके उनका आई2 लेवल कैसा है। तो एक पूरा प्लान तैयार होता है, और उसके बाद जाकर उनकी ट्रेडिंग होती है। तो इसलिए वो बंदे आपको 50-50 या 100% का जो प्रॉफिट आपको दिखाते हैं ना, वो जो 4-5 बंदे आते हैं बीच में, हैदर भाई लगा लो और एक दो और हैं, वो अगर आपको चेक करवाते हैं तो वो प्लान पूरा तैयार करते हैं, और उनको करते हुए ट्रेडिंग काफी अच्छा हो चुका है। इंशाल्लाह आप भी आओगे, ये मुश्किल नहीं है, आप भी आओगे। ये जो कोर्स को डिजाइन किया गया है ना, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है कि आप पहले महीने में ही इस तरह से ट्रेन हो जाओगे एडवांस लेवल तक जाने के लिए। अब नीरज को देखो, मुझे अब लग गया ना कि ये बंदा परफेक्ट हो चुका है, क्योंकि उसने मेहनत की है, मैंने फौरन ही बोल दिया, और उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे मैंने उसको मूव कर दिया कि भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मूव हो जाओ, कोई फीस वगैरह नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, सेकंडली उस बंदे की प्रैक्टिस अच्छी थी, वो चला गया। तो आप भी 1 महीने में जा सकते हो एडवांस लेवल पे। इसी तरह जब एडवांस लेवल पे आप जाकर ट्रेडिंग करोगे, मजीद उसके अंदर जाओगे, चार्ट्स कब सीखोगे, आप ऑटोमेटिकली प्रो लेवल पे आ जाओगे। फिर वहां पे आके डिस्कसिंग होती है आपस में कि सर जी ये मैंने एनालिसिस किया है, मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है, इसको हम मिलकर देख लें या आप देख लें, या अगर मेरे पास है तो मैं उनकी तरफ भेज दूंगा कि मुझे ये वाला जो है ना ये मिला है, तो आप ना इसको चेक करो, इसका फंडामेंटल देखो, और इसको अपनी लिस्ट में ऐड करो। तो इस तरह से वहाँ पे ट्रेडिंग होती है। और प्रो लेवल पे जाने का मजा ही यही होता है कि जब डिस्कसिंग होती है, मीटिंग होती है, एक दूसरे के साथ इल्म शेयर होता है, तो वहां पे अलग अलग ही किस्म का नजारा होता है, मजा आता है। तो जब आपकी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, एडवांस पे मूव कर जाओगे, 2-3 महीने लगेंगे, प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको प्लान बनाना भी आ जाएगा, आपके पास शीट एक रेडी होगी। तो ये चीजें जब आप कर लोगे इंशाल्लाह मजा आएगा। तो अभी हम आते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस वाली साइड पे, कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें होती हैं। फंडामेंटल का आपको पता चल गया है, तो अगर यहाँ पे आपने किसी चीज का पूछना है तो आप पूछ लो। ये जो चीज है ना, रोड मैप का, और तीसरी और चौथी चीज ये वाली है। आप ये यहाँ पे सर्कुलेटिंग आपकी सप्लाई आ जाती है, ठीक है जी। किसी और को इनका मैं आपको बता देता हूँ पकड़ के, जो थोड़ा सा ओल्ड हो, अ, उसमें से हम देख लेते हैं। ये आपकी कैटेगरी आ रही है ना, ये देखिए पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो पोल्का डॉट के ऊपर जितने भी कॉइन या टोकन लॉन्च हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे वन बाय वन करके। जैसे आप भी देखो, मैं पोल्का डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पोल्का डॉट के कितने ज्यादा आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ये देखो कितने ज्यादा। अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, 52, 53, ये तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 400-500 के ऊपर भी चले जाएंगे। तो ये सारे के सारे कौन सी ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि उसी की ही ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, किसी और को भी यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे आप देखो जी, पोल्का डॉट के अंदर में से ही मुझे तकरीबन 140 के करीब, 114 के करीब मुझे प्रोजेक्ट मिले हैं। पेज 2 पे अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे आप देखो जाके, तो आपको वो भी मिल जाएंगे। टोटल कितने हैं जी, 106 और यहाँ पे 107। अब ये देखो, ये नए वाले लॉन्च हुए होंगे, शिफ्ट वाला हो गया, हाइड्रा डीएक्स वाला हो गया, नए वाले लॉन्च हुए होंगे, इसलिए इनका कोई रिकॉर्ड वगैरह भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम बाकियों को देखते हैं तो उसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो 114 जो प्रोजेक्ट हैं, अगर आप इनमें से वन बाय वन करके किसी की वेबसाइट पे जाकर देखते हो कि ये क्या क्या दे रहे हैं, और आपको हफ्ता लगा लेते हो वहां पे जाके। आज जैसे ओका सिटी है, ठीक है, इसी तरह से आप देखो कि पैरी है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये पैरी वाले कोई ये देखें, ये इसका ऑडिट हुआ है सर्टी की तरफ से, थोड़ा सा होल्ड हो गया ना, इसकी ट्रेडिंग हो रही है, इसका रिकॉर्ड वगैरह भी आ रहा है। अब देखें जी, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है जी, ये 2 मिलियन के करीब है, ये 20 मिलियन बनता ही है। और इसके बाद टोटल कितनी है वो भी उन्होंने बता दिया कि टोटल इतनी ही है, यहाँ तक ही रहेगी। और इस वक्त जो रिपोर्ट हुई है कि सर्कुलेटिंग की सप्लाई हो रही है वो ये वाली है, ठीक है, इसमें से। और इसमें से अब ये देखें, 24 घंटे का जो उसका वॉल्यूम है वो $16,000 के करीब है, और मार्केट कैप इसका जी 144 है। और इसमें से अब ये जो चीज है ना, फुली डिलेटेड मार्केट कैप, ये हम बोलते हैं कि जिसके अंदर आपका जो
पैसा है ना उस कॉइन में लॉक हुआ है, जिसको आप स्टैकिंग बोलते हैं, कि स्टैक कर लिया जाके और पैसा, और उसको फिर वो यूज करते हैं। तो ये चीज इसके अंदर आती है कि इसका सरमाया टोटल इतना लॉक हुआ है, लेकिन जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहा है वो ये वाला है। यहाँ से भी एक आइडिया हो जाता है कि इतना लॉक हुआ ना, लोगों ने पैसा अपना लॉक किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि भाई इस प्रोजेक्ट में कोई जान है तो तूने लगाया ना। तो इसी तरह से हम नीचे अगर आते हैं मार्केट के अंदर, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाला कॉइन हमें कौन कौन सी एक्सचेंज पे मिल सकता है। तो उन्होंने बोला जी सिर्फ अभी आपको अगर मिलेगा तो ये पैनकेक स्वैप के वर्जन 2 पे मिलेगा और BUSD के पेयर में आपको मिलेगा। ठीक है जी, ये वाला कॉइन जहाँ से आपको ये पता चल गया। इसके बाद ये है कि इसका ICO वगैरह चेक कर सकते हैं, इंश्योर कॉइन, और वो जो है ऑफरिंग है वो क्या क्या चीज़ उन्होंने की हुई है। टोटल कहते हैं जी उन्होंने स्केल जो की है ना ये वाली है। ठीक है जी, और ये एंड हो चुका है जिसपे IDO है। IDO और ICO दोनों एक ही चीज है। और क्या कहते हैं जी सॉफ्ट कैपिटल और फंड राइजिंग गोल, यानी कि वो जो डिवाइडिंग की हुई है ना टोटल अपनी सप्लाई की, इतना कॉइन यहाँ पे ये लगाएंगे, इतना कॉइन यहाँ पे ये लगाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे उनके पास है जी 2 लाख कॉइन है, और उसमें से क्या कहते हैं जी हम जब प्री सेलिंग करेंगे ना अपनी, उसमें से 2 लाख में से वो करेंगे जी हम 30,000 कॉइन की, और बाकी वाले जो 20,000 होंगे उसको हम एयर ड्रॉप्स की सूरत में देंगे लोगों को। इसी तरह से जो बाकी वाला हमारे पास बचा हुआ 1.5 लाख, उसमें से हम जो 50 लाख है ना उसको हम Q3 में लेकर जाएंगे दोबारा प्री सेलिंग करने के लिए, कि पहले हम आपको दे रहे थे 0.40 सेंट में, और दूसरा जो आएगा वो हम देंगे आपको 0.50 सेंट में। और इसी तरह से बाकी जो हमारे पास 1 लाख पड़ा हुआ हम उसको किसी और तरह से बांटेंगे। तो ये होती है ICO वगैरह, और वो उसको डिवाइडिंग करते हैं अपने कोइंस को कि इतने इतना हम करेंगे और इसमें से हम इतना होल्ड करके रखेंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एक्सचेंज भी आप जाकर देख सकते हो, ये देखो उनकी वेबसाइट है, उनकी कम्युनिटी वगैरह देख लो, ट्विटर पे भी है और medium.com यहाँ पे भी है। चैट वगैरह भी उनके साथ आप कर सकते हो, और फर्दर फर्दर ये चीजें आती हैं इसके अंदर। यहाँ से क्या है जी एयर ड्रॉप्स का, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि एयर ड्रॉप्स उनका क्या है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। यहाँ पे आप देखो जी कि टोटल एयर ड्रॉप्स अमाउंट कितनी है जी, तकरीबन कोई 1 लाख प्यारी के करीब है। ठीक है जी, नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे जी, 1000 होंगे। और पार्टिसिपेट कितने हो चुके हैं अभी तक जी, 1,26,000 के करीब हो चुके हैं लोग। ठीक है जी, अब ये देखें, ये इनका एक तरीकाकार है कि ये लोगों को लेकर आते हैं अपनी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए। अब उस हर चीज में लिखी हुई है यहाँ पे कि 14 जून 2021 से लेकर 19 जून 2021 तक ये होगा एयर ड्रॉप। ठीक है जी, और यहाँ पे देखे कि कहते हैं कि 7 महीने पहले ये वाला एंड हो चुका है इसका एयर ड्रॉप। और यहाँ पे उन्होंने ये मुकम्मल तौर पे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उसका, गूगल के अंदर गूगल फाइल की दी हुई है ड्राइव की, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं कि आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है। यहाँ पे आपको हर चीज देखने मिल रही है, प्रोजेक्ट की इन्फो मिल रही है, वैलेट मिल रहा है। वैलेट से मुराद ये चीज होता है कि कौन कौन से वैलेट के अंदर ये मेटा मास्क में भी है, बिना के अंदर ये भी है, ये जो चीज ऊपर लगी है कॉन्टैक्ट एड्रेस की है। यहाँ तक समझ आ रही है या कोई आजमाइश हो रही है? तो ये भाई बहुत सारी चीजें तो समझ नहीं आई, सीधी सी बात है। मुझे कौन सी ठीक पता नहीं चल रहा है? है कि जो आपने बताया काफी सारी चीजें जो हैं बिल्कुल नहीं समझ आई मुझे। यार आप फिर ऐसा किया करो ना, जब मैं बोल रहा होता हूँ ना, जिस चीज आपको समझ नहीं आती होती है, आप बिला झिझक होकर पूछ लिया करो, वॉइस में बोल लिया करो कि सर जी यहाँ से समझ नहीं, 1 मिनट आ रही है, मुझे चीज बता दे। तो ये भाई अब इसकी रिकॉर्डिंग देखूंगा, फिर कुछ पॉइंट्स नोट कर लूंगा, फिर वो जो नेक्स्ट सेशन होगा फिर उसमें जो है पूछ लूंगा। हाँ चलिए ये भी ठीक है, बाकी ये तो पता चलेगा ना कि कोई मार्केट कैप के ऊपर आके हम मुकम्मल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और जो ये नीचे आपकी पट्टी नजर आ रही है ये वाली, इसको अगर मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाली, यहाँ से आपको क्या क्या मिलता है, ओवरव्यू में जाके आपको कोइन की मालूमात मिलती है। मार्केट में जाकर आपको ये पता चलता है कि उस कोइन या टोकन को आप कौन कौन सी exchange से जाकर बाय कर सकते हो, किस किस पेयर में आपको मिल सकता है। हिस्टोरिकल डाटा जब आप क्लिक करोगे तो उसका चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा, प्रोजेक्ट इन्फो पे जाओगे तो आपको उस प्रोजेक्ट का पता चल जाएगा। ICO में जाकर वो पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने कितने कोइन किस किस सूरत में बांटे हुए हैं और कहाँ कहाँ पे बांटे हैं। वैलेट में आपको ये चीज पता चलती है जी कि आप लोग किस किस वैलेट में जाके इसको कनेक्ट कर सकते हो।
न्यूज के अंदर सिंपल सा क्या है जी, उसके हवाले से न्यूज वगैरह वो आपको मिल जाएगी। सोशल वहां पे जाकर उसका इस प्रोजेक्ट के आपको नेटवर्क मिल जाएंगे कौन कौन से हैं, कि फेसबुक के ऊपर कम्युनिटी होगी या ट्विटर के ऊपर होगी या टेलीग्राम वगैरह, इसकी रेटिंग कितनी है वो भी आपको मिल जाएगी। एनालिसिस के ऊपर जाओगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा जी कि एनालिसिस का इसका क्या कहता है। प्राइस एस्टीमेट में ये होता है कि वहां पे जाके आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने क्या वोट दिए हुए हैं, कि किस टाइम के अंदर कहाँ तक इसकी प्राइस कितनी जा सकती है, कितनी हो सकती है, यानी कि एक आइडिया होता है। और एयर ड्रॉप जो सिम जिसके ऊपर से मैं रोकता हूँ, और आपको क्यों रोकता हूँ, हमारे उसामा भाई का तकरीबन $1800 का लॉस हुआ था और वो हैकिंग हुई थी उनकी। एयर ड्रॉप का सबसे बड़ा मसला यही होता है। मैं मानता हूँ इसके अंदर कोई वो नहीं है, मनाही नहीं है कि ये सच्चे नहीं होते, होते जरूर हैं। कोई प्रोजेक्ट आता है अपनी एडवर्टाइजिंग करता है, और एयर ड्रॉप की सबसे बड़ी वो सूरत होती है वो करने की, एडवर्टाइजिंग करने के लिए। लेकिन एयर ड्रॉप्स की सूरत में आपके साथ स्कैम भी होते हैं, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि यार आप एयर ड्रॉप की तरफ जाए ना करो। और अगर आपको इतना ही अपनी लक पे मान है और आपको पता है जी कि मैंने करने हैं और मुझे मिल भी सकते हैं, तो उसके लिए आप अलहदा से अपने पास अकाउंट बना कर रखो। आपको लिंक शेयर किए थे ना 4-5 एक्सचेंजेस के, तो उनमें से आप एक अकाउंट अलहदा ही रखो अपने पास, वेरीफाई करवा के उसको, ओके मैंने इसको एयर ड्रॉप्स के लिए ही यूज करना है। और जब भी वहां पे आप एड्रेस दो तो वही वाला दो, कि जो वो मांग रहा है। मोस्टली जो मांगा जाता है ना वो बीएससी का वो मांगते हैं, बिनास की एक्सचेंज का, कि उन्होंने वहां पे लॉन्च किए होते हैं। तो आप एक बिनास का अपने पास अलग से अकाउंट बनाकर रख लो वेरीफाई करके, और ट्रेडिंग के लिए आप ओपेक्स का यूज कर लो। और उसके बाद जो बिनास वाला उसको आप एड्रेस पे यूज कर लो। तो इसलिए आपके लिए आजमाइश नहीं है, आपका इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका कभी भी फंड लॉस नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा शौक है ये एयर ड्रॉप्स करने का, बार मैं नहीं करता और ना मैं इसके हक में हूँ, लेकिन इनकार भी नहीं करता। रीजन जो है वो आपसे क्लियर कर दिया, हैकिंग के चांस होते हैं। और करना अगर आपने पार्टिसिपेट तो मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी तसल्ली के साथ आप करें और केयरफुल होकर करें, ये मेरी आपके लिए हिंट है इसके अंदर। एयर ड्रॉप्स देते कैसे हैं, अभी मैंने बताया बास भाई आपको कि उन्होंने ये देखे, जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो उसका आप देखेंगे हाउ टू पार्टिसिपेट, और ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि हम टोटल इतने जो है ना एयर ड्रॉप देंगे, और नंबर हम कितने विनर कितने होंगे, 1000 होंगे। कितने बंदों ने पार्टिसिपेट किया था जी, 1,26,439 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है जी। और अब देखे मुझे कि इनमें से सिर्फ 1,000 बंदे उन्होंने उठाए हैं, तो 1,25,000 1,लाख के करीब करीब जो मेंबर थे, वो तो उनकी एक तरह से ऐसी एडवर्टाइजिंग हो गई है ना। और उनमें उन्होंने कितने बांटे हैं जी, ये वाले बांटे हैं। कैसे बांटे हैं, उन्होंने जिस एड्रेस की मांग की थी, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ड्राइव के ऊपर तो मैं देख लेता हूँ कि उन्होंने क्या मांग की थी। वो कहते हैं जी आपने ये काम करना है, ऐड पेज तो योर, हाँ वो कहते हैं जी सबसे पहले तो अगर जब आपने जाना है ना तो कोइन मार्केट कैप में उसको वॉच लिस्ट में आपने ऐड करना है। जैसे ये है ना मेरे पास, इसको मैं वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा सबसे पहले तो, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, वो कहते हैं जी कि व्यू और लैंडिंग पेज। अब वो जो इनका पेज है, यहाँ से आप उसको क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे जाएंगे। वो कहते हैं जी ट्विटर का जो अकाउंट है हमारा उसको आप फॉलो करो, हमारे टेलीग्राम का जो चैट ग्रुप है उसको फॉलो करो, और अनाउंसमेंट चैनल है उसको भी फॉलो करो। वो कहते हैं जी इस रीट्वीट करो हमारे आईडी इवेंट को, और टैग करो अपने 2 फॉलोवर्स के साथ। और सातवां जी कि अपना BSC B20 का एड्रेस वो हमें आप सेंड कर दो, एड्रेस टू रिसीव द एयर ड्रॉप। लीव योर टेलीग्राम एंड ट्विटर हैंडल टू योर रीट्वीट लिंक। ठीक है जी। ये 8वां पॉइंट है। वो क्या कहते हैं जी, इन 3 days आफ्टर द इवेंट इज ओवर, यानी कि जिस दिन उन्होंने ये एयर ड्रॉप्स का ऐलान किया है ना उसके 3 दिन बाद ये वाला इवेंट खत्म हो जाएगा। आपको 3 दिन के अंदर अंदर ये 8 पॉइंट क्लियर करने होंगे, वन बाय वन करके इसको आपको फिल करना होगा। और वो कहते हैं कि टीम विल सिलेक्ट 100 यूजर फ्रॉम ऑल यूजर, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो जो ट्वीट्स होंगी उनमें से उनकी टीम सेलेक्ट करेगी। अब वो रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं, ये अब उन पर डिपेंड करता है वो कैसे चूज करते हैं। और वो कहते हैं जी कि दी विनर लिस्ट विल बी अनाउंस्ड बाय, ये उन्होंने टाइम दिया हुआ है, और 30 अगस्त 2021 को, यानी कि 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया था ना। तो वो कह रहे थे उसके बाद ना हम ये कर देंगे, आपको ना बता देंगे वो कैसे आएगा आपके पास। वो कहते हैं जी सुपरवाइजर टीम विल डिस्ट्रीब्यूट पैरी टोकन टू दी वैलेट विनर बिफोर 5 सितंबर तक, यानी कि 30 अगस्त तक तो वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि ये वाले बंदे हैं। और उसके बाद 5 सितंबर तक जो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ था
विनाश वाला, वो जो ऊपर उनका पॉइंट था ना, 7वां, लीव योर बीएससी B28 हैज टू रिसीव द एयर ड्रॉप, ठीक है। उस रेस के ऊपर ये लोग 5 सितंबर तक आपको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितने भी बनते होंगे टोटल को वो डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर, जितने 10 लाख के करीब थे ना, तो 100 के ऊपर अगर वो करें 1000 के ऊपर करेंगे तो आई थिंक कोई 10,000 आ जाएंगे, और यहाँ 100 आ जाएगा, तो जितने भी बनते होंगे तो वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे उस एड्रेस के ऊपर, तो फिर वहां से जाके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। ये तरीकाकार होता है एयरड्रॉप्स का प्रॉपर तौर पे। हाँ, जितने भी एयरड्रॉप्स होते हैं ना, तो हाँ, ये यही समझ ले, टाइम वेस्ट है यार, टाइम वेस्ट है, सुनहरे ख्वाबों में बैठे रखेंगे, इन ख्वाबों को देखते हुए फिर काम भी नहीं। यही वजह ना, यही वजह बात भाई, यही वजह मैं इसलिए ये नहीं करता। ये उन लोगों के काम है जो मैं क्या बोलूँ, उल्लू का पट्टे भी बोल सकता हूँ, खट्टे भी बोल सकता हूँ इनको मैं, जो होते हैं ना काम के ना काज के, दुश्मन नाच के, ये वो वाले लोग हैं जिनको अपना टाइम वेस्ट करने की आदत होती है। तो इसलिए मैं नहीं इसको करता रेकमेंड। अगर आप ट्रेडिंग कोई बस सीख जाओ ना यार, हेलो हाय होनी चाहिए आपको। अब देखो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन पता मुझे जरूर है। एक मुझे कमेंट आया था उसके अंदर ना, एफबी के ऊपर की पोस्ट लगी थी, तो वहां पे किसी ने पूछा मुझसे, एफबी के अंदर भी बंदा ऐड था मेरे साथ फ्रेंड में, उसने कहा था कि एयर ड्रॉप्स के हवाले से। मैंने कहा यार मैं ट्रेड नहीं करता इसके ऊपर, तो वो कहता है कि अच्छा आप तो प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आपको एयर ड्रॉप्स का नहीं पता। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, पता मुझे है ड्रग्स का कि ये क्या चीज होती है, कौन सी बीमारी है, बस इतना फर्क है कि मुझे मर्ज लगा नहीं है, कि मैं करता नहीं इस पे। तो आज ये देखे मैंने आपके सामने सारा क्लियर कर दिया कि एयर ड्रॉप्स ये चीज होती है, इस तरह से हम इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ना डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये फाइल आपको दी हुई है, सेम इसी तरह से जितने भी एयर ड्रॉप्स होते हैं ना, उनका उन्होंने लिंक दिया होता है कि आप उसको कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको ले सकते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और वो कहाँ से मिलेगी आपको, इसी पट्टी से मिलेगी जो उस प्रोजेक्ट को लेने के बाद यहाँ पे होगा। नीचे जितनी भी चीजें होंगी ना, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसलिए कोइन मार्केट कैप का टूल आपके लिए कंपलसरी है, आपको हेलो हाई होनी चाहिए इस हवाले से कि कोइन मार्केट कैप के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं। भाई आप गवाही ना भी दे, अल्लाह का शुक्र है, मुझे गवाही के बगैर ही अल्लाह ने इस काम पे रखा हुआ है। अच्छा, जनरली तौर पे ना मेरा जो माइंड है या जो मेरा मजाज है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुस्से वाला या ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता हूँ। मेरा मजाज बहुत खुश तबी वाला है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं हंसमुखी वाली मजाक में रहता हूँ, मूड में। और हाँ, ये होता है जब मेरा मेरा मीटर जो शार्ट होता है ना, वो किस चीज़ से होता है, जब कोई इंसान ऐसी कोई अगले बंदे को टोंट मारता है या काम करता है जो उसने किया ही ना हो, और अगले बंदे को ऐसी ऐसी बातें करता है कि उस समय तक पता नहीं मैं ही अब्बू हूँ तुम्हारा, तो उस वक्त थोड़ा शार्ट होता है और इंसानी फितरत तक गुस्सा आ जाता है। अदरवाइज मेरा मजाज ऐसा नहीं है, बिल्कुल खुशतबी वाला। हाँ, मेम बनाने के वजह से भाई महरूम बेफिक्र करो, मेम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अभी तो आप लोगों के साथ मैं इतना मतलब कि नहीं ना कर रहा, मैं जस्ट एक लेक्चर्स को लेके चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हम कम से कम टाइम के अंदर ना चीज़ों को डिलीवर कर सके। वरना बैच वन के अंदर मेरा अंदाज ऐसा था, वो जो स्टूडेंट्स ना वो हंसते रहते थे, उनको चीज़ें डिलीवर हो गई, लेकिन हम इसी तरह से लेक्चर को लेके चलते थे कि वो कहते कि सर जी वाकई मजा आता है लेक्चर लेने का, कि आपका जो ना अगले बंदे को ट्रोल करने का लेवल है वो बड़ा और क्लास है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार अब माशाल्लाह इस बैच के अंदर कुछ काफी जो सीनियर सीनियर भी उम्र के लिहाज से भी हमारे साथ बंदे ऐड है। तो हम एक लिमिट में रहें कि कुछ हंसी मजाक में कुछ बातें ऐसी भी हो जाती हैं कि किसी के मिजाज के मुताबिक वो नहीं होती, अगला इंसान गुस्सा भी कर सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि हमारा ये बैच जो है ना, कम से कम हंसी मजाक में रहे और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज में रहे। नॉलेज उसमें भी थी, लेकिन उसमें कुछ और टाइप का था। ये थी जी हमारी बैस हमारी फंडामेंटल की। ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी कोइन मार्केट कैप के ऊपर से। तो ये था इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। अगर आप इजाजत दे तो हम आगे चलते हैं अपने टेक्निकल, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, और अगर आप कहते हो तो फिर उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सेशन के अंदर अभी भी हमारा तकरीबन 5 घंटा पड़ा हुआ है।
और मजे वाली हमारी बात ये है कि जो हमारे साथ बंदे ऐड थे ना 13-14, वो अल्लाह का शुक्र अभी तक ऐड ही है। इसका मतलब है उनको मजा आ रहा है सेशन देने का। जी तो ये भाई कंटिन्यू करें। तो ये भाई माइक आपका ऑफ है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी ठीक है। जी आज थोड़ी अभी आ रही। क्या लगा हुआ था। मैसेज ये आया था उनका, सारिफ भाई का, कि टेक्निकल को हम ना कल कर ले डिस्कस। हम परसों कर लेंगे, कल तो क्लास नहीं है, परसों क्लास है, तो हम प्रॉपर तौर पे तब कर लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जो हमारे पास अभी टाइम बचा है, तकरीबन हमारे पास 40 मिनट हैं, 11 बजे तक क्लास है। तो प्रॉपर तौर पे हम परसों कर लेंगे, आप एक दफ़ा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं ये कह रहा था आपको कि इस बैच में ना जो स्टूडेंट है, ये नीचे मैसेज एक आया था बात पे कर 13-14 नजर आते हैं। बेसिकली इस बैच में भी माशाल्लाह मेरे पास कुछ 45-46 के करीब करीब है स्टूडेंट। तो उनमें से मोस्टली का जो है ना रियल रीज़न है कि टाइम का इशू होता है। कुछ फॉरेन कंट्री से हैं, जैसे ये नीरज इंडिया से है, ऐसे कुछ जापान से भी हैं, कुछ दुबई से हैं। तो वो लोगों का ना टाइम का इशू होता है, वहाँ पर जॉब वगैरह भी करते हैं, इसलिए वो नहीं ले पाते। लेकिन बाद में वो रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो नोट्स बना लेते हैं, वो भी मुझसे पूछ लेते हैं। लेकिन यह है कि अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो बैच वन की बनिस्बत बैच टू में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मिच्योर ही स्टूडेंट आए हैं। अब नेक्स्ट बैच में देखें क्या बनता है। यहाँ पे चीज़ें हैं जी। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू का टूल को हम अभी डिस्कस करते हैं, और ये आपका आ जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट फ्यूचर ट्रेडिंग। ये भी मैं ऑलमोस्ट क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन जब हम बिनास के एक्सचेंज को वो डिस्कस करेंगे मजीद, आपको बीच में बता दूंगा। ट्रेडिंग इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस, ओके जी। विच एक्सचेंज गुड और हाउ मच रिक्वायर्ड। अच्छा, ये चीज़ें आपकी ना उस वाले सेशन में आ जाएंगी। इससे ये 9 पॉइंट तक तकरीबन आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हाँ जी, ये 16वां पॉइंट भी इंशाल्लाह आपका मैं क्लियर करूंगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट आपके साथ किस तरह से वो करती है, खेलती है आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ कैसे खेलती है। जैसे लड़कों के इमोशन के साथ लड़कियां खेलती हैं ना, मार्केट भी ऐसे ही खेलती है। अच्छा तो ये भाई, ये ऊपर आपने पहले प्रोजेक्ट वाला बताया ना, इसमें एक और वो सुनते रहते हैं कि शेट कॉइन, तो वो कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, क्या होता है उनका, पता कैसे चलता है?
वो देखे ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कॉइन मार्केट पे जाकर उसको रिसर्च देख, उसका यूज कैसे किया, उसके प्रोजेक्ट ही जाकर पता चलेगा ना। अब ये अपने जेब में रखिएगा कि ऑलमोस्ट ये एक ट्रिक ही है, या आप इसको यू कह सकते हैं कि हिंट है। जिस कॉइन या टोकन की सप्लाई जो है ना, वो बिलियंस में होगी ना, बिलियंस में, यानी कि बहुत ज्यादा होगी। वो तकरीबन उसका कोई यूज केस आपको मिलेगा नहीं। वो एक तरह से यूँ समझ लो, यहाँ तक कोई सेलिब्रिटी क्वीन होगा, टोकन होगा। आज मैं इसलिए कोई टोकन बोल रहा हूँ ताकि वो आपके माइंड से ये चीज निकल जाए कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई हम जनरली बोल देते हैं, लेकिन दोनों का आज मैं साथ इसलिए मिलाकर बोल रहा हूँ। तो या तो सेलिब्रिटी होगा, या तो वो हाइपरेट करने के लिए होगा। इन शॉर्ट ये उसका कोई यूज केस नहीं होगा, और जिस चीज का कोई यूज केस नहीं ना, वो किसी कैटेगरी में वो नहीं आ रहा। जैसे हमने ONI का वो ओपन किया चार्ट, और इसी तरह से अब मेरे माइंड में बैठ गया है। तो जैसे मेरे पास टाइम फ्री होगा, या तो मैं उसको डिलीवर कर दूंगा हैदराबाद की तरफ, या प्रो लेवल वाले स्टूडेंट है, या मुझे टाइम मिला तो मैं खुद उसको एक दफा प्रोजेक्ट को मैं तसल्ली के साथ देखूंगा। और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि हाँ, आप इसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो, इसको होल्ड कर दो अपने पास। तो वहां से हमें पता चल जाता है उसके वाइट पेपर से कि ये प्रोजेक्ट इस काम के लिए आया है। अब जैसे देखें, इस कॉइन को मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मेटावर्स की कैटेगरी में आ रहा है। वो Web3 के बीच में ये काम करना चाह रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये मेटावर्स का है। और ये कैटेगरी मुझे मिल गई है। तो उस सवाल से अगर देखा जाए, तो मैंने ये देखा कि ये कौन कौन सी ब्लॉकचेन को यूज करेगा, तो कहते हैं पोल्काडोट को ये यूज करूंगा, BNB के साथ भी रहूंगा, और उसके बाद मैं पॉलीगन मैटिक पे भी रहूंगा। तो जब ये मुझे चीजें मिल गई हैं, तो मुझे उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ जान नजर आ रही है। मजीद उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना, अगर अगर मैंने लेना हो, होल्ड करना हो, तो मैं मजीद वेट करूंगा, उसका प्रोजेक्ट जाकर मुकम्मल एनालिसिस करूंगा, व्हाइट पेपर को पढ़ूंगा, इनका रोड मैप क्या क्या, ये किसी एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर करेंगे खुद को, या अभी ये पैन कार्ड पे ही देंगे। तो अगर वही वहां पे भी रहते हैं तब भी हमें प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिल सकता। जैसे 26% वो ऊपर गया हुआ है 7 माह पहले, तो उसका पहले ही मतलब एंडिंग हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि उसको आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल का अरसा हो चुका है। तो जब हमें ये मिल गया कि भाई ये मार्केट में तकरीबन साल 1.5 साल के अरसे से आया हुआ है, तो उसको फिर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, आप भी एनालिसिस कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को ढूंढ के। तो ये होते हैं शर्ट कॉइन, जो आपका सवाल है ना कि शर्ट कॉइन किसको बोलते हैं या नसीब किसको बोलते हैं, जिसका कोई यूज केस नहीं होता। इन शॉर्ट बात ये है। तो अगर कोई इसका आपको यूज केस मिल जाता है, फिर एनालिसिस करने के बाद आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वो एक बार मैंने हाँ, ना वो वकार जक्कम के ग्रुप में था, 1 महीना गुजारा है, तो वो उन्होंने ऐसे वीडियो में अपने ना वो एक पूरे 5-6 कोई ऐसे कोइन निकाल के दिए थे, जो तकरीबन $2-3 के अंदर लाखों में मिल रहे थे। तो उनसे वो सुना था कि ये अभी लेके आप रख लो, शायद छक्का लग जाए, चाहे ना लगा तो $3-4 ही जाया होंगे। फैग टोकन तो तो वो नहीं है वो फैग? मुझे नहीं पता नहीं क्या था वो, नसीब कोइन के नाम से उन्होंने लिखा हुआ था। हाँ, फैग ही होगा, मेरे पास फैग, अभी भी जिसके ऊपर पिक्चर बनी जिसके हुई है। ऊपर बंदर बना हुआ था रेड से कलर का। पता नहीं, मैं ज्यादा नहीं, मुझे तो लेकिन उस टाइम पता भी नहीं था भाई कैसे करते क्या करते हैं, तो बस छोड़ दिया था, बेटा चलो सीख के फिर देखेंगे। हाँ जी, ये यही चीज है, यही चीज है यार। बेसिकली अगर मैं वकार भाई की बात करूँ ना, उनकी जात के साथ कोई इशू नहीं है। जैसे तनवीर भाई है, तनवीर नाम आप जानते होंगे, तनवीर नाम का, तो बंदे की जात से कोई इशू नहीं है। बेसिकली इशू ये है कि यार जो आप डिलीवर कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, अगले बंदे के लिए बेनिफिशियल वो चीज है या नहीं है। अभी देखिए, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज डिलीवर कर रहा हूँ, तो हत्तुल इम्कान ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी बेस बने। सीखना ना सीखना वो तो सारा आप पे डिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं भी तो ये काम कर सकता हूँ ना कि चलो आओ यार सारे ट्रेडिंग करते हैं, लकीर का स्केल बना सकता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपने पास इतना इतना आप डॉलर रखो, जो मैं करता हूँ वो भी आप करो। कहते हैं ना, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। तो मैं वो नहीं ना काम करना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ट्रेडर बनो। मैं नहीं भी हूँ तो आप करो, मैं हूं भी तो आप करो। ये बेसिकली मकसद, लेकिन वहां पे वो चीज नहीं है कि जैसे आप ये बात पे आप बता रहे हैं कि मैं वहां पे रहा हूँ 1 महीना, तो आपने वहां पे जाकर महसूस किया होगा कि लाइव में वो आपको क्या करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं करवा रहे। कोई कोई ABC भी आपको नहीं बता रहे, रिकॉर्डिंग आपको मेरे ख्याल से वो दिखा देते हैं, वो बताते हैं फला फला सेक्शन को आप एक एक दफा देखते जाओ, इसमें ये है, इसमें ये है, माइनिंग ये है, ये है। भाई अगर हमने खुद ही ये सारी चीजें करनी है, वो तो हम जाकर गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। मजा तो तब है कि आप हमें हाथ से पकड़ के चलाएं, हमें बताएं तो सही। एक तो मंथली बेस पे फीस दे रहे हो, और हमें कुछ बता भी नहीं रहे। अब 100 बंदों में से अगर 10 बंदे सिग्नल उसको देख के, उसको यानी कि कॉपी करके
कॉपी कैट बन के वो कर लेते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं। वो तो बोलने का कि भाई वकार भाई यही मेरे अब्बू हैं, काश आप मेरे बाबा होते। ठीक है, वो तो चलाएंगे ही कि जिसका खाना उसी का गाना। जो 90 लोग हैं वो तो फिर गाली नहीं देंगे ना। तो मजा तो तब है कि 90 लोगों को सिखा दो, और अगर 10 को नहीं भी सीखा जा रहा तो आप उनको भी हाथ पकड़ के सिखा दो, ये हो सकता है। तो ये चीजें हैं कि मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर पाकिस्तान में आप लोगों को कोर्स करवा रहा है, किसी भी फील्ड का करवा रहा है, मजा तब है कि अगर वो उस कोर्स की चीजों को का हक अदा कर रहा है, आपको डिलीवर कर रहा है, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जैसे अभी आपका सेशन खत्म होंगे ना, जैसे ये आप जाओगे छठे सातवें तक, यहाँ 2-4 दफा प्रैक्टिस कर लोगे, खत्म होने से पहले पहले आप इस काबिल बन जाओगे कि आपको इतना कंफर्म हो जाएगा कि भाई क्रिप्टो क्या बला है, लेनी कैसे है, देनी कैसे है, हमने किस तरह से ये बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, प्रॉफिट किस तरह से जनरेट करना है, कितने डॉलर के साथ हमने चलना है, हमने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, क्रैश मार्केट से हमने किस तरह से बेनिफिट लेना है। तो ये सारी चीज आपके माइंड में होगी। इंशाल्लाह आपके माइंड से ये चीज निकल जाएगी कि मैंने गैम्बलिंग करनी है, आपके माइंड में एक चीज फिट होगी, मैंने ट्रेडर बनना है इंशाल्लाह। तो जी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि ये ट्रेडिंग, ये जो टेक्निकल का पार्ट है वो होता क्या चीज़ है। बेसिकली आप यूँ समझ लें कि जैसे फंडामेंटल के अंदर ये चीज़ें आ गई, तो उसके बाहर वाले जो उसके चीज़ें हैं जी, टेस्ट वगैरह हैं, अब हम उसके अंदर का खाका देखने लगे हैं, यानी कि उसके अंदर क्या कोइन के वो किस किस तरफ मूवमेंट करता है। कि जैसे आप यूं समझें कि बंदे को जी बुखार था और टेस्ट वगैरह में नजर आया, यानी कि फंडामेंटल वाले पार्ट में ये नजर आया जी, डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, उस मरीज को, उस कोइन को बुखार निकल आया, अब उसको ड्रिप लगने लगी है। ठीक है जी। अब जब उसको ड्रिप वो लगी है तो पॉसिबल है ना, तो वो ठीक भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि वो भी ठीक ना हो। इसको आप यूं ही समझें कि ड्रिप लगी है, पीछे वॉल्यूम आया है, ट्रेडिंग शुरू हुई है, मार्केट थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन हुई है, हरे हरे हमें ख्वाब दिखाएंगे, वो ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, ड्रिप लगी उसको। अब जितने का ड्रिप का असर होगा और तब तक वो ठीक रहेगा, जैसे ड्रिप का असर खत्म होगा मार्केट मूवमेंट फिर नीचे कर देगी, यानी कि फिर उसको जरूरत पड़ेगी ड्रिप लगवाने की, फिर वो ऊपर जाएगा। इस तरह से उसका इलाज होने लगा। ठीक है, उसका ऑपरेशन होने लगा है या उसका ट्रीटमेंट होने लगा है टेक्निकल एतबार से। जिस तरह से अक्सर बोला जाता है ना, जब तू किसी को तंग करता है, तू मेरी गाली नहीं समझता पुत्र, तेरी ट्यूनिंग होने वाली है। ये भी वही चीज है, कोई इनकी हम ट्यूनिंग करने लगे हैं कि भाई अब मैं तेरी ट्यूनिंग करूंगा, मैं तुझे पकड़ूंगा नीचे से ऊपर से, तुझे कान में पकड़ाऊंगा, तुझे तेरी मैं टकोर करूंगा। ये काम होने लगा। टेक्निकल में बेसिकली जो होता है ना, टेक्निक टेक्निकल के अंदर आप लोगों की चीजें होती हैं। एक होता है जी आपका चार्ट के अंदर कैंडल होती हैं। पहले आप यूँ समझिए कि टेक्निकल के अंदर ना आपकी ट्रेंड आती है, ट्रेंड को आपने देखना होता है, ट्रेंड। ठीक है जी, ट्रेंड होता है। उसके बाद होता है जी ट्रेंड की मूवमेंट होती है। फिर उसके अंदर तीसरी चीज आती है आपके पास जी, पैटर्न आते हैं। एक आता है कैंडलस्टिक, उसके बाद आता है जी आपका चार्ट पैटर्न होते हैं। ठीक है जी। पांचवी आपकी चीज आती है इंडिकेटर। अच्छा, ये चीजें आती हैं आपके टेक्निकल वाले पार्ट में, इसको आप चार भी समझ सकते हैं, यानी कि ट्रेंड के अंदर ही ट्रेंड के आप मूवमेंट को भी ला सकते हैं। अब ट्रेंड की मूवमेंट में क्या चीज होती है, ट्रेंड की मूवमेंट में आपकी चीजें आ जाती हैं कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या साइड वेज है। ठीक है जी। ये तीन ट्रेंड हमेशा तीन ही तरह का होगा, इससे हटके कोई ट्रेंड नहीं होता, कोई चौथा ट्रेंड नहीं होता।
ये तीन ही तरह का ट्रेंड होता है, या मार्केट ऊपर जा रही होती है, या नीचे आ रही होती है, या साइडवेज जा रही होती है। यानी कि उसकी मूवमेंट ना ऊपर की तरफ होती है ना नीचे नीचे की तरफ होती है, बल्कि वो एक जोन बना लेती है, उस जोन में ऊपर नीचे वो जाती है। अब होता है जी तीसरे नंबर पे कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। अब ये कैंडल्स क्या चीज होती हैं कि मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, 5 मिनट का है, 1 सेकंड का है, 1 मिनट का है, 1 महीने का है। उस टाइम फ्रेम के अंदर जितनी ट्रेडिंग होती है, चाहे वो बाइंग की है चाहे वो सेलिंग की है, ठीक है जी, तो उसके मूवमेंट को जो मेजर की जाती है ना, वो देखा जाता है, वो कैंडल्स के जरिए देखा जाता है। जैसे आप यूं समझें कि एक स्टॉक आया और वो बिकता गया बिकता गया बिकता गया। वो जी आया था 30 मिनट के लिए। जैसे आप किसी के पास जाते हो रोटी लेने के लिए, तंदूर पे आप जाते हो, और वहां से आपको उन्होंने जितना पीछे मैदा गूंदा होगा, आटा उनके पास होगा, और वहां से वो उसके पेड़े करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो ये तो नहीं ना हो सकता कि वो जितना उन्होंने पीछे बनाया हुआ है और उससे ज्यादा बनाए बगैर ही उससे ज्यादा आपको वो आगे से रोटी मिल सके। जितना उनके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वो एक टाइम के लिए पड़ा हुआ है कि ये एक दिन में भी सेल हो सकता है, 30 मिनट में भी सेल हो सकता है। अगर किसी के पास रश ज्यादा है और वो उनका जो एक बोरा है, एक थैला है आटे का 20 किलो का, वो आधे घंटे में सेल हो जाता है, तो डेफिनेटली हम क्या कह सकते हैं जी, उनका जो 20 किलो आटा है ना, वो 1 घंटे में सेल होता है। और अगर हम देखें उनका एक मन 40 किलो जो 40 kg का आटा है ना, जो उसकी रोटी है, वो 2 घंटे में सेल हो जाती है। तो एक मन आटे को अगर हम डिवाइड करेंगे 40 के ऊपर, तो हमारे पास 30-30 मिनट का टाइम आएगा। तो एक टाइम फ्रेम बन जाएगा आपके पास। अब उस टाइम फ्रेम के अंदर क्या चीजें होंगी, या तो वो चीज सेल भी हो सकती है, ये चीज बाय भी हो सकती है, ठीक है जी। तो जब वो चीज बाय होती है, सेल होती है ना, तो उसको हम कैंडल्स के जरिए मेजर करते हैं, अपने पास उनको रखते हैं। तो ये होती है कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल बनती हैं। अब कैंडल भी जो होती है ना, वो बहुत तरह की बनती हैं, एक तरह की नहीं होती। कैंडल्स एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की बनती हैं, और वो तकरीबन 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की कैंडल होती हैं, ठीक है जी। एक आपकी आ जाती है 3 टाइप्स की वो कैंडल होती हैं। अब आप यही समझ लें कि एक तरह से आपको ये होमवर्क ही मिल रहा है। जैसे फैसल भाई कह रहे थे ना, तो हमें ये पता चल जाएगा हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, तो आप यूं समझो कि आपने इसकी थोड़ी वो सर्च करके आनी है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड क्या चीज होती है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, वो जो भी आपको मैंने बता दिया 3 टाइप्स की होती हैं। अब ये 3 टाइप्स की कौन कौन सी हैं, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। जो हम पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं इस चीज को कि वो कौन कौन सी होती हैं। इसी तरह से होता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या होता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया ना कि या तो मार्केट ऊपर जाती है, या नीचे आती है, या वो साइडवेज घूमती है। तो इस मूवमेंट को देखते हुए जो मार्केट के अंदर हमें चीज नजर आती है ना, वो चार्ट एक बना देती है, ड्राइंग बन जाती है ना एक। ऊपर गया, नीचे आया, साइडवेज हुआ, तो टॉप लगाया, बॉटम लगाया, इस तरफ गया, उस तरफ गया। तो उस चीज को एनालिसिस करते हुए एक सूरत हमारे सामने आ जाती है, एक शक्ल आ जाती है, उसको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। तो ये तकरीबन बनते हैं ऑलमोस्ट कोई 18 से 25 किस्म के ये बनते हैं, ठीक है। ये 25 टाइप्स के बनते हैं पैटर्न, जिसमें से आप यूं बोल सकते हो कि हेड एंड शोल्डर भी बनता है, इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनता है, साइडवेज होता है, फॉलिंग वेज होता है, और उसके बाद सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनता है, संडे ट्राइंगल बनता है। तो इस तरह से फर्दर फर्दर देखा जाए तो बहुत सारे पैटर्न ना बनते हैं, जो वो हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से मार्केट किस तरह मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। हर हर पैटर्न का कोई ना कोई मतलब होता है, हर ट्रेंड का कोई ना कोई मतलब होता है। अप ट्रेंड का जब आपने सुना, साफ नजर आ रहा है कि यहाँ से मार्केट मूवमेंट ऊपर तरफ ले रही है, यानी कि यहाँ पे बाहर आते जा रहे हैं, इसकी चहल पहल है, यहाँ पे ये स्टॉक बिक रहा है। डाउन का मतलब ये है कि यहाँ से स्टॉक जो सेल हो रहा है, लोग सेल करके घरों को जा रहे हैं प्रॉफिट बुक करके, अब यहाँ से कोई नया बंदा आएगा। साइडवेज का ये है कि मार्केट का जो है ना, वो मंदा बंदा चल रहा है, माल बिक भी रहा है, नहीं भी बिक रहा, कोई इतने खास हालात नहीं है। जो कैंडलस्टिक्स का पैटर्न है, वो आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये किस तरह किस काम आते हैं, चीज़ों को स्टोर करने में, चीज सेल हुई है या बाय हुई है, उस वाले से।
चार्ट पैटर्न का मैंने बता दिया कि यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट के बीच में ये मूवमेंट हुई है। और उसके बाद इंडिकेटर क्या चीज होता है, इंडिकेटर के नाम से आपको साफ जाहिर हो रहा होगा कि जो आपको किसी तरफ डायरेक्शन देते हैं, कोई चीज होती है आपको बताती है। जैसे आपने जाना है जी किसी तरफ, आप समझिएगा आपने इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, और लाहौर से आपने जाना है, आप किसी से रास्ता पूछे, वो बंदा को बताएगा जी जीटी रोड से आप इस तरफ जाएं, गुजरांवाला की तरफ आप जाएंगे तो वहां से लेफ्ट टर्न लीजिएगा, जीटी रोड के आप थ्रू भी जा सकते हैं, और अगर आपको मोटरवे के थ्रू जाना है तो आप लाहौर से काराशाह काकू की तरफ से आप ऊपर चले जाइएगा। इनका आप कोई ना कोई इंडिकेट कर रहा है ना, आपको रास्ता बता रहा है। तो इंडिकेटर भी इस तरह से मूवमेंट देती हैं आपको मार्केट की। अब इंडिकेटर 100 तरह के होते हैं, 100 तरह के। इसके बीच में कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि मिनिमम इतने यूज होते हैं, नहीं, बल्कि ये लाखों की तादाद में भी हो सकते हैं, रास्ते बताने वाले लाखों भी हो सकते हैं। हर इंडिकेटर का अपना कोई यूज केस होता है। जब आपको पता चल जाएगा ना कि ये वाला इंडिकेटर इस काम आ रहा है, ये मूवमेंट दे रहा है, फिर हम उन उन इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उनको कंबाइन करके हम स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं। उसके बीच में क्या होता है, आपकी जो मोस्टली यूज होता है वो एमए यूज होता है, जिसको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका एसएम में यूज होता है, जिसको हम सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, एसएम में और ईएम में, इसको मैं यूं कर देता हूँ, जो पहले वाला है ना वो एसएम में है, ठीक है, और जो लास्ट दूसरे वाला वो है ईएम में। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके कि ये किस किस काम आता है। इसी तरह से आरएसआई होता है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ एड्रेस, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो मूवमेंट है ना वो ओवरसोल्ड की तरफ है या ओवरबाउट की तरफ है। सिमिलरिटी इसी तरह जो है ना केडी केडीजे यूज होता है इंडिकेटर, ये क्या मूवमेंट देता है ये भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और इसी तरह से एक मैकडी होता है, MACD, जिसका मतलब ये होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन और डाइवर्जन। जब आप इसको पढ़ लोगे ना मूविंग एवरेजेस के वाले पार्ट को, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज होती है, कि जो मूविंग एवरेजेस है ना उनकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की सूरत के अंदर आपको मार्केट इंडिकेट करती है, यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ ट्रेंड जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो इसी तरह से सुपर ट्रेंड भी होता है, ठीक है जी, सुपर ट्रेंड हो गया, एसटी, ठीक है जी। तो हम इस तरह से अगर देखते जाएं तो बहुत सारे हमें इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो हर इंडिकेटर कोई कोई ना कोई यूज केस होता है, और इसको हम यूज करते हैं, चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको प्लॉट करते हैं, और वहां से हम उसको एनालिसिस करने के अंदर लेकर आते हैं, ताकि हमें आसानी हो सके और हमें पता चल सके कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ जा रही है। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ, 50% और फंडामेंटल आपका ऑलमोस्ट 80%, ठीक है जी। जब आप इस काबिल यहाँ तक आ जाओगे ना, फंडामेंटल 80% तक और टेक्निकल को 50% तक लेकर आ जाओगे अपने को, तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस काबिल बन जाओगे, खुद को आप एडवांस लेवल का ट्रेडर बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रो लेवल क्या हम बोलते हैं, मैं भी अगर अपने आप को भी बोलूँ ना कि मुझे 7-8 साल का चुका ट्रेडिंग करते हुए, तो मैं अभी भी बोलूंगा कि मैं कोई इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, क्योंकि ये फील्ड एक ऐसी है कि आप इसके ऊपर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, खुद को आप अबू नहीं बोल सकते कि मैं ही इस चीज का डोन हूँ, ठीक है। आप एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप इस काबिल होते जाओगे, तो वक्त के साथ साथ आप अपना अर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी। मेरी विनिंग रेशियो इसलिए ज्यादा है कि मैं गैम्बलिंग नहीं करता, मैं ट्रेडिंग को ट्रेडिंग समझता हूँ। और जब आप भी अपने माइंड को कंट्रोल में रखोगे, अपॉर्चुनिटी खुद के लिए क्रिएट करोगे और देखोगे, उसको फाइंड आउट करोगे, बनाओगे अपनी अपॉर्चुनिटी, तो आप इस काबिल बन जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग क्या है और हमने किस तरह से पैसा कमाना है। तो ये चीजें होती हैं फंडामेंटल के अंदर, टेक्निकल के अंदर। फंडामेंटल का मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया, वो समझा दिया सारा ही, वो ऑलमोस्ट, ठीक है, वो इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है। टेक्निकल लंबा चौड़ा है, लेकिन वो कम से कम जब आपका 50% हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे, चार्ट को पढ़ना आपको आ जाएगा कि चार्ट को कैसे पढ़ते हैं। और अगर आपका टेक्निकल 50 से भी ऊपर चला जाता है, फिर आप उसको फंडामेंटल को भी चाहे छोड़ दो, ठीक है, जस्ट आपके सामने वो कॉइन आएगा या कोई आपको बता देगा, आप उसका जाकर चार्ट पढ़ोगे। आपने अगर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं करना, जस्ट उसके बीच में एंट्री करो, प्रॉफिट लो और साइड पे निकलो। जस्ट टेक्निकल एनालिसिस की मदद से ही आप ये काम कर सकते हो।
और वो कैसे होगा, जब आपके अंदर ये 5 चीजें होंगी। और इसी के ऊपर तकरीबन 2-3 हमारे लेक्चर हैं, और इसलिए ये थोड़ा सा लंबा है। और जब बाकी वाले 4-5 होंगे आपके सेशन, वो आपके लाइव ट्रेडिंग के ऊपर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू का टूल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था आज का, वो मैंने आपको बताया भी था कि ट्रेडिंग व्यू टूल क्या चीज़ है, हम वो भी देखेंगे। और ट्रेडिंग व्यू का जो टूल है, ये यूज होता है जनाब टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं, जितना भी स्टॉक है, सबका एनालिसिस इसी टूल के ऊपर होता है। ठीक है, इसी टूल के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, मार्केट समरी पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ से आपको क्या क्या मिल रहा है जी। फॉरेक्स भी मिल रहा है, फ्यूचर्स भी मिल रहा है, स्टॉक्स भी मिल रहा है, इंडेक्स भी मिल रहा है, बॉन्ड्स की करेंसी भी मिल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटा भी मिल रहा है, क्रिप्टो करेंसी का भी मिल रहा है। तो मतलब कि फर्दन फर्दन हर चीज आपको यहाँ से मिल रही है। ये देखें, फॉरेक्स के अगर फ्यूचर्स के अंदर अगर हम जाते हैं, तो एनर्जी वाली सूरत है, यानी कि एनर्जी की कैटेगरी आ गई है। उसमें कौन सी चीज आई है जी, यहाँ आप देख सकते हैं जी, क्रूड ऑयल भी आ गया। ये एनर्जी वाली साइड पे ब्रेंट ऑयल है, नेचुरल गैस है, हीटिंग ऑयल है, एथानल है, यानी जो भी चीजें एनर्जी वाली साइड पे आती हैं, उसका आपको यहाँ चार्ट मिल सकता है। और इसी तरह से मेटल्स के बीच में अगर आप जाते हैं, तो मेटल के अंदर आपको गोल्ड भी मिल रहा है, सिल्वर भी मिल रहा है, प्लेटिनियम भी मिल रहा है, और जिंक भी आपको मिल रहा है। और उसका साथ में सारा लिखा हुआ है कि उसकी क्या क्या प्राइस चल रही है, कितने परसेंट उसकी मूवमेंट ऊपर हुई है, कितने परसेंट नीचे हुई है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, तो आपको एग्रीकल्चर के हवाले से भी चीजें मिल जाएंगी। वो क्या, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं जी, कॉफी आ रही है, कॉटन आ रहा है, सोयाबीन आ रहा है, बीट आ रहा है। मैंने बताया था ना कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी ट्रेड नहीं होती, तजारत हर चीज की होती है। तो देख के हर चीज आपके सामने आ रही है। तो जब आप लोकल कोई बिजनेस शुरू करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसमें अगर आपको किसी चीज का नहीं भी पता होता, तो कुछ ना कुछ तो आप ट्रेड करते हो ना, कारोबार करते हो। तो सिमिलरली ये हर चीज आपकी फिजिकल से ऑनलाइन भी आ सकती है। तो आप ये कॉफी का अगर कोई कारोबार आप करोगे, तो ये फिजिकल, तो फिर आप इसको ऑन नहीं ना कर रहे, टेक्निकली कर रहे हो ना, कि ये डिजिटली ये आपके पास है, ना कि फिजिकली ये आपके पास है, आप इसको ऑन नहीं कर रहे। तो अगर कोई उल्लू का पट्टा उठ के ये बोल दे कि भैया आप इसको फिजिकली ऑन नहीं कर रहे, तो ये आपके हक में नहीं, ये हराम है, तो फिर मुझे लगता है उसको ना या तो किसी न्यू हॉस्पिटल की जरूरत है। और वो ऐसा हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर कि जहाँ पे जो लोग जाते हैं ना, तो वापस नहीं आते। 1% के चांस होता है, कोई किस्मत वाला हो तो वापस आ जाए। 99% वो लोग वापस नहीं आते, उनका टिकट ऊपर के लगता है। तो फिर उसको वहां पे एडमिट होने की जरूरत है, जो चीज बोल रहे हैं कि ये फिजिकल ऑन नहीं हो रहा, तो ये हराम है। ठीक है। अब कॉफी है, ऑफिस के बीच में कौन सी ऐसी माने चीज पाई जा रही है जो शरीयत हमें मना कर रही है कि आप इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कॉटन है, आप खुद कपड़ा पहनते हैं कॉटन का, मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका कॉटन के अंदर हम बोलते हैं हराम है। सोयाबीन लगा लो, जिसके जरिए आप ये घी खाते हो, घी बनता है आपका सोयाबीन के जरिए। ठीक है, शुगर है आपकी। और ये देखो कॉटन, कॉटन वो जो हम मकई को बोलते हैं, ठीक है, ये वो चीज है। अब ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसकी ट्रेडिंग नहीं होती। और अगर बंदा बोल दे कि ये चीजें हैं, ये पाई जा रही हैं, तो फिर भाई अल्लाह ही हाफिज है उसका। तो फिर उसका हल यही है कि भाई तुम एक कटोरा पकड़ लो, मैं भी, तो तुम्हारा घर का निजाम चल जाए, किसी मस्जिद के सामने जाकर बैठ जाओ। जैसे मौलवी लोग कहते हैं, चंदा दे ही जाओ, साडा कम बनी जाए। ठीक है, चंदा हलाल या हराम है, शरी हिला हो गया, बस उन्हें हलाल हो गया। तो ये काम है फिर। इसलिए आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे वो आपकी ये है, मतलब कि स्टॉक मार्केट है आपकी, या आपकी बॉन्ड्स की मार्केट है, शेयर्स मार्केट है, तो हर चीज में आप, करेंसी की मार्केट है, या देखिए करेंसी वाली अगर मैं चीज में जाता हूँ, ये मोस्टली आती है फॉरेक्स के अंदर, जो करेंसी की मार्केट होती है। अब देखिए पेयर बने हुए हैं, यूरो तो यूएसडी की ये ट्रेडिंग हो रही है। आप ये जो पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो सिमिलरली ये आपकी ट्रेडिंग की चीज होती है। जैसे वहां से आप नीचे से buy करते हो, ऊपर जाकर आप सेल करते हो। सिमिलरली हर चीज आपकी वहीं पे चीज इंडिकेट हो रही है, वही आप एनालिसिस कर रहे हो। तो एक चीज को सीखने के बाद थोड़ी सा प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके रूल्स वगैरह देख सकते हो, उसकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, लेकिन एनालिसिस करने का अंदाज एक जैसा ही है। तो ये है जी थोड़ा सा ओवरव्यू आपके लिए इसके ऊपर जी, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। डीपली इंशाल्लाह हम इसको परसों के सेशन में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की आपको समय लगी होगी। अगर मजीद अभी आपके माइंड में कोई चीज़ है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लें। हमारे पास तकरीबन 10 मिनट का टाइम है।
इसमें एक और चीज है जो जैसे आजकल ये रशियन ये ब्लॉक हुआ है क्रिप्टो करेंसी, तो ये भी इस फैक्टर में आता है कि कहीं किसी जगह कोई ब्लॉक हो जाए क्रिप्टो करेंसी तो उसकी मार्केट कम होगी, ये तो अब इस वजह से वो डाउन होगा या कोई और भी वजह होती है। बात आपकी बीच में कटी या स्टार्टिंग से कुछ आपने पूछा था वो दोबारा से पूछ लीजिएगा, आधा सवाल मैंने सुना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि वो जैसे भी रशियन में हुई है ना ब्लॉक, तो पहले वो कार जगह की ऐसी वीडियो वगैरह देखते वो कह रहा था कि इन टोरेंटो वगैरह और आगे पीछे ना इन बड़ी बड़ी कंट्रियों उस पे नजर रखनी चाहिए। तो अभी मैंने जैसे अभी देखे रशियन में ना ब्लॉक हुई है तो एकदम मार्केट डाउन हुई है, तो अभी ये क्रिप्टो की मार्केट कम हुई है तो इस वजह से डाउन हो गया है, या इसमें और भी कोई वजह होती है डाउन होने की? नहीं, मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको, इसको बल्कि अपने पास आप नोट लें। क्रिप्टो करेंसी के डाउन होने का जो मेन रीजन होता है ना, हमेशा वो होता है फडिंग करना, फड बोला जाता है, FUD। ठीक है, यहाँ फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग बोलते हैं इसको। और फड का था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा उसकी फुल फॉर्म, वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, पर वो शायद मैंने जो आपके साथ वो शेयर किया होगा ना चार्ट, उसमें वो लिखा होगा, जो PDF में मैंने आपको बना कर शेयर किया था। वो क्या होता है, पैनिक करते हैं आवाम को ना, जैसे ये बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, होल्डिंग करते हैं। अगर आप इकोनॉमी को देखो ना, इंडिया का होल्ड, इंडिया बोल रहा हूँ, आपके पास ये USA का होल्ड पूरी दुनिया के अंदर क्यों है? हालांकि अगर देखा जाए तो USA तो खुद चाइना का मकरूज है। दो ही इस वक्त पावर है ना इकोनॉमिकल, अगर देखा जाए तो जो मजबूत नजर आती है, एक USA आता है नजर, दूसरे चाइना आता है कि चाइना तरक्की कर चुका है। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं होगी जो चाइना प्रोड्यूस नहीं कर रहा, हर चीज वहां पे बन रही है। और होता क्या है जी कि जब इन्होंने कंट्रोल करना होता है ना किसी चीज को, तो इन्होंने पूरी एक प्लानिंग की होती है, 100-100 साल की, 200-200 साल की। गवर्नमेंट कोई भी आ रही है जा रही है, लेकिन उनके जो मेजर रूल्स होते हैं ना वो एक ही होते हैं, वो उसी के ऊपर चल रही होती है, वो रूल्स ही सेट पे होते हैं। आज अगर USA के अंदर कोई और आ जाएगा, जैसे जो बाइडेन आया सदर उनका, ठीक है, पहले कौन सा था वो इनका जो हिजरा टाइप का था, वो उससे पहले ये था इनका ओबामा, वो तकरीबन कोई ट्रम्प 10-12 साल रहा। ट्रम्प था उससे हाँ पहले ओबामा। हाँ, ट्रम्प बिल्कुल, ट्रम्प जो है ना वो तकरीबन जो बाइडेन से पहले रहा ट्रम्प, और उससे पहले वो ओबामा रहा है। अब यहाँ पे अब देखो ना, अगर इनकी कॉमन चीजें भी इसमें सब निकालोगे, हर बंदे की अपने टाइम के हिसाब से उसने की है, लेकिन कॉमन चीजें आपको बहुत सारी इनमें से ऐसी मिल जाएंगी जो उनके मुल्क की बाकी चीजें होंगी वो आपको मिलेंगी। इसी तरह से चाइना में आप देख लो, वहां से भी जितने मर्जी उनको कोई सदर आ रहा है, कोई सीधे आजम आ रहा है, लेकिन उनके मुल्क की जो चीज चल रही है, कंट्री के जो रूल्स चल रहे हैं ना, वो साइड पे नहीं हट रहे। तो वो करते क्या है, ये कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि गुलामियत समझ लो यार जिसको आप, वो ये चाहते हैं कि हर मुल्क, आगे बात होती थी लोगों के ऊपर, अब बात होती है कंट्री के ऊपर। हर कंट्री चाहती है कि दूसरी वाली कंट्री मेरे कब्जे में रहे। तो कैसे रह सकती है? जब आप किसी को कर लोगे ना, इकोनॉमी कर लो, उसको कंट्रोल कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपका मकरूज हो जाएगा। अगर आपने किसी का कर्जा देना है, वो बंदा आपके पास आ जाए, आने के बाद वो क्या करेगा कि आपको डराएगा, धमकाएगा। तो जब आप हो, मतलब काने हो जिसको आप बोल लो, कि आज जब आपने उसको चीज देनी है, पैसा देना है, तो आपके अंदर इतनी जरूरत नहीं हो सकती भाई आप उसको रोक लो, ठीक है ना, कि आप बोलेगा कि यार ठीक है, तो वो गाड़ियां भी निकाल लेगा, आप वो भी बर्दाश्त करोगे, हर काम आप बर्दाश्त करोगे। तो ये चीज होती है इकोनॉमिकल, कल वो कंट्रोल करते हैं। रशिया हो, ईरान हो या चाइना हो, इसी तरह से USA हो, तकरीबन रशिया और चाइना के बीच में से जब इस तरह की कोई न्यूज आती है ना कि जी हम कोई बैन लगा रहे हैं या ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, तो पीछे वो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए पंगा डालते हैं, वो फिर डालते हैं, वो मार्केट के अंदर ना एक डर डालते हैं, खौफ फैलाते हैं, न्यूज ऐसे चलाते हैं। वो क्या होता है जी कि जो होते हैं ना गैम्बलर टाइप के, या जो न्यूली बंदे होते हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं करनी आती, जिन्होंने पैसा डाला होता है, किसी ने बोला होता है जी क्रिप्टो के बीच में तो भाई बहुत पैसा, तू भी डाल दे पैसा, अच्छा ठीक है डाल दिया। वो उन लोगों से पैसा उठाकर ना, चीजों को उठाकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ उसको मूव करने के लिए उस चीज को क्रैश करना। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम ये एग्जांपल लें कि 30,000 या 34,000 के करीब वाली जो सपोर्ट है ना BTC की, वो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। उसका रीजन क्या है? ये इनके पास एक प्लान होता है,
जो इसको चला रहे हैं, जो कहते हैं ना क्रिप्टो को जो है ना कोई गवर्नमेंट नहीं चला रही, ये गलत बात है। हर चीज के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। यहाँ पे बड़े बड़े वेल्स बैठे हुए हैं। वेल से मुराद ये चीज होती है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं जिनके पास हजारों तादाद में बिटकॉइन पड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि मार्केट को डंप या पंप कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। वो एक प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद ये सोचते हैं कि फलां फलां टारगेट पे हमने ना बिटकॉइन को ऊपर लेके जाना, इतना पैसा मार्केट में आ सकता है, इतना ट्रिलियन डॉलर की मार्केट क्या बन सकती है, पूरी एक प्लानिंग कर लेते हैं। और फिर उसको आस्ता आस्ता से ऊपर वो लेकर जाते हैं, जाते रहते हैं। सम टाइम अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे ना, ये जो होती है चार्ट होता है बीटीसी कॉइन का, वो सडनली ऐसा पंप दिखा देता है कि आप सोचो विचार भी नहीं होता। आपका जो इंडिकेटर या आपका टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो कुछ और बता रहा होता है, लेकिन सडनली वो मूवमेंट कुछ और दे देता है। वहां पे उन्होंने प्लानिंग की होती है कि हमने इस पॉइंट के ऊपर अगर इतना पैसा मार्केट में आ गया ना, चीज को ऊपर लेके जाना या नीचे करना। तो हर चीज सोच समझ के होती है। ये फंड फैलाते हैं, ये डर फैलाते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, नीचे की तरफ मार्केट आ जाती है। जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं जिनके बीच में हिम्मत नहीं होती बर्दाश्त करने की, वो सैड होकर या पैनिक होकर चीज को सेल कर देते हैं। जब वो सेल कर देता है, किसी के पास वो जाएगी ना, तो किसके पास वो जाएगी? वो बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास, वो बेयर्स के पास चीज चले जाएगी, उसको वहां से खरीद लेंगे वो पॉइंट से। इस तरह से वो अपनी क्वालिटी बढ़ाते हैं। जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपको डीसीए किया करो। क्वांटिटी सबसे बड़ी आपके लिए समझ लें कि अपॉर्चुनिटी होती है, क्वांटिटी को बढ़ाना, ना कि पैसे को बढ़ाना। जब क्वांटिटी बढ़ेगी आपके पास, डेफिनेटली पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर पैसा आने के चक्कर में जाओगे तो आप फ्यूचर की तरफ भाग जाओगे। फ्यूचर की तरफ भाग के जाओगे तो गेम आपको समझ आएगी। जब गेम समझ में नहीं आएगी तो आप क्रिप्टो में लॉस कर लोगे। ये चीजें हैं, इसलिए इस मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी हद से ज्यादा है, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी हद से ज्यादा है। जबकि जो दूसरी मार्केट्स है ना, वहां पे भी मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि वहां पे यूज केस जब कम हो जाता है तो अंडरस्टूड सी बात है, वहां पे भी मैनिपुलेशन होती है। उनका डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है। ये पैनिक, ये पेंडेमिक के टाइम पे, ये जो कोरोना का था इशू 2000 ये 2021 वाला जो सीजन गुजरा, ये दो साल 1.5 साल का कोविड का वाला सीजन, उसके अंदर आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल की मार्केट इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि एक एक डॉलर के अंदर 1 बैरल मिल रहा था। और आई थिंक 1 बैरल के अंदर शायद कहते हैं कि 140 लीटर तक होता है ऑयल होता है, ठीक है, या इससे कम ज्यादा होता है। लेकिन 1 बैरल का जो एक उन्होंने क्वांटिटी थी ना, वो एक एक डॉलर के बीच में भी मिल रही थी। इवन तो वो माइनस के अंदर भी चले गई थी। रीजन क्या था? पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन लगा हुआ है, तो डेफिनेटली गाड़ियों का यूज नहीं हो रहा। जब गाड़ियों का यूज नहीं हो रहा तो पेट्रोल कैसे यूज होगा? तो वो चीज पड़ी पड़ी बेकार हो रही है ना। तो उसका बरस अगर हम देखें तो वहां से लोगों ने किया कि जिनके पास स्टोर पड़ा हुआ था, उन्होंने पैनिक को सेल कर दिया। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने पैसा लगा के उसको होल्ड कर लिया। आज खुद ही देख लो पेट्रोल की कहाँ कीमत गई हुई है। जिन्होंने वहां पे 1 बैरल के अंदर वो लिए, 1 डॉलर माइनस, आज वो क्या करोड़पति नहीं, आप खुद ही जाकर उसके मार्केट। तो ट्रेडिंग इस तरह से होती है। आप घर में बैठ के तजारत करते हो, आप देखते हो। पहले तो तजारत करते थे मुल्कों में जाकर, अभी तो इंटरनेट की वजह से आप घर में बैठ के तजारत कर सकते हो, कारोबार बंदे बन सकते हो, बिजनेसमैन बंदे बन सकते हो। तो ये होता है मार्केट में मैनिपुलेशन। और इसलिए उसको सडनली गिरा देते हैं और लेके चले जाते हैं। बचता वही है जो सेफ साइड खेलता है, ट्रेडर बन के खेलता है। उसको पता होता है कि अब मैंने कमाना है, ये मेरा पॉइंट आ गया, अपने प्लान के मुताबिक चलता है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ना कि अपना ट्रेंड वो बनाता है और प्लान दूसरों का लेता है। वो ऐसा काम नहीं होता। प्लान उसका बनता है ट्रेंड को फॉलो करते हुए, और जो ट्रेंड को फॉलो करते उसका plan काम होता है, वो अच्छा ट्रेडर बनता है। जब इन चीजों का ऑपोजिट होता है, वो गैम्बलर बन जाता है। माइंड हुआ क्लियर आपका? ये तकरीबन काफी हद तक। हाँ जी, ये नीचे आया, ओसामा भाई ने मैसेज किया कि फट का मतलब होता है फियर, अनसर्टेनिटी। मतलब कि वो कि डर फैलाते हैं वो, कि ऐसा डर के जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता। वो लोगों के दिमाग के अंदर वो शक डाल देता है, पता नहीं मार्केट कहाँ मूवमेंट करेगी, भाइयों मेरा पैसा बच गया, चलो इसी को मैं बचा लूँ, मैं सेल आउट कर दूँ। वो सेल आउट करते करते एक करेगा, दूसरा करेगा, चौथा करेगा, पांचवा करेगा, करते 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 मार्केट इतनी नीचे आती है कि वो हम ये कैसे दिमाग क्रैश होगी। जो आज चैट ग्रुप में भी आप वो कह रहे थे निराज का, वो जो इंडियन है, नीरज देखो नीरज प्रो,
नीरज पता नहीं क्या। अच्छा, तो प्रो लेवल में उनकी एंट्री फ्री होगी क्या? ये इसमें इसके अलावा भी कोई आपका कोर्स वगैरह है? एक्चुअली जो बीटीएम के लेवल है ना वो 3 किस्म के हैं। एक है बेसिक वाला लेवल, आप खुद ही बेसिक में आपको इतनी कुछ मिल रही है कि वो आगे जाके ना कुछ चीजें मजीद भी ऐसे ऐड हो जाती हैं कि चीज डीपली हो जाती है। डीपली जब आपकी बेस बन गई है ना, उसके ऊपर बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनती जा रही है, जितनी मर्जी उसको आप ऊपर लेके जाते जाओ। इसलिए उसके एक लेवल है। अगर कोई प्रो लेवल के अंदर भी आता है ना बच्चा, चाहे वो डायरेक्टली प्रो लेवल की फीस पे कर देता है, आता वो भी बेसिक से गुजर के ही है। बेसिक में आता है वो, या पहले अगर वो ट्रेडिंग कर भी रहा है किसी जगह पे, उसको हेलो हाय भी है, तो टीम प्रॉपर तौर पे उससे टेस्ट लेती है कि आप वाकई इस काबिल हो कि हमारी टीम को आप ज्वाइन कर सको। प्रो लेवल का मतलब ये है कि आप बीटीएम के अंदर टीम मेंबर बन रहे हो एक तरह से, कि आप बैठते हो वहां पे, डिस्कस होती है, चाहे जूम पे मीटिंग हो रही है, लाइव मीटिंग हो रही है, तो एक तरह से प्लान शेयर हो रहे हैं आपसे। आपका आपका फंड कितना है? अच्छा जी, अब्बास भाई कितना फंड है आपका? मेरे पास 5,000 डॉलर चाहिए भाई। अच्छा जी, तो अब आपका क्या माइंड है इसमें, सब कितना इसको होल्ड करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं 1 साल तक इसको होल्ड कर लूँ, 6 महीने तक मैं प्लान तैयार करूँ? जी सर जी, मेरा 6 महीने तक प्लान है, मैं इसको 6 महीने तक होल्ड करना चाहता हूँ। और ये वो वाला पैसा है कि अगर मेरा डूब भी गया तो मुझे इशू नहीं है, या मुझे वेट भी करना पड़ा तो मुझे इशू नहीं है। फिर उसी हिसाब से उसका एक प्लान तैयार होता है प्रॉपर तौर पे। पहले पेपर वर्क एक होता है, उसके बाद फिर उसको चार्ट को तैयार किया जाता है कि ये इतना फंड है, इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट फलां फलां जगह पे करनी है, मार्केट का एनालिसिस करते हुए मार्केट मुझे ये कह रही है, फलां फलां जगह पे मैंने अपने ऑर्डर लगाने हैं, इस चीज के लगाने हैं। जब वो पहली दफा तैयार हो जाता है ना, उसका मतलब ये है कि वो ठप्पा लग गया उस पर, अब हमें उससे हटना नहीं है, जब तक कि हमें कोई ऐसा रीजन ना मिल जाए कि हम उसका ऑपोजिट हमें कुछ करना पड़ जाए। जब वो प्लान रेडी हो जाता है, जैसे मैंने कोई 10 प्रोजेक्ट उठा लिए हैं, मैंने उसको एनालिसिस कर लिया है, मार्केट फेवर में जा रही है, और हम उस चीज को लेके चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट तो हमारे पास है। अगर मार्केट उसके ऑपोजिट पे चले जाती है तो हमारे पास फिर प्लान बी होता है, यानी कि वहां पे एक एनालिसिस हो जाती है। एडवांस लेवल के अंदर जो चीजें है ना, आप बेसिक में से जब चीजें सीख जाते हो तो एडवांस में जाके आप उसको डीपली आगे लेके चलते हो। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये देखो आपके, जी मैंने आपको चीजें बताई थी ना कि तकरीबन 3 टाइप्स की कैंडल बनती हैं, 18 से 25 टाइप के आपको पैटर्न बनते हैं। तो डेफिनेटली जब इतने पैटर्न बन रहे हैं, उसको देखना, उसके टारगेट रखना, और उसके वो हमें क्या इंडिकेट करता है, उसकी तारीफ क्या है, उसके प्रोन्स कॉन्स का क्या है, कि उसका नफा नुकसान क्या है, हमें किस तरफ लेके जाता है ये पैटर्न। हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो उसकी नेक लाइन कहाँ पे बनती है, एंट्री कहाँ पे बनती है उसकी, और हमें टारगेट कौन सा रखना होता है अपने प्रॉफिट के लिए। टीपीस किस तरह बनाते हैं हम, TP1 TP2, यानी कि टेक प्रॉफिट जो हम लेते हैं, वो कहाँ पे बनाते हैं। तो वो सारी चीजें डीपली आती हैं आपके एडवांस लेवल के अंदर, जब आपकी बेस बन जाती है। तो अब हम ये 1 महीने के अंदर 25 पैटर्न तो नहीं कर सकते तैयार, 3 किस्म की जो कैंडल बनती हैं वो तो हम नहीं रेडी कर सकते। तो ये जो आउटलाइंस हैं, ये बेसिकली है, बेसिक और एडवांस दोनों की हैं, लेकिन इनमें से जो टेक्निक वाला पार्ट है ना, वो एडवांस लेवल में चला जाता है। जब इन दोनों चीजों में कवरिंग हो जाती है, बंदा इस काबिल हो जाता है कि अब मैं ओके, मुझे पता चलता है कि चार्ट मुझे क्या करता है, तो फिर प्रो लेवल पे जा सकता है। वहां पे आपकी वो शेयरिंग हो जाती है कि जी ये चीज है, हम ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मीटिंग होती है, हर काम होता है। ये फर्क है बस तीनों के अंदर। चलो ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे एक लास्ट सवाल है, ये शफीक भाई की तरफ से कि डोमिनेंस ने ऐसा एक टॉपिक बोला, क्यों दोबारा बता दें। बस डोमिनेंस का मैंने यहाँ पे ये बोला था शफीक भाई, डोमिनेंस बोलते हैं किसी चीज के ऊपर किसी चीज का कब्जा होना, डोमिनेंस उसके ऊपर आ जाना, हावी हो जाना। ठीक है, अगर आप जाके उसका मतलब देखोगे ना गूगल के ऊपर, आपको यही मिलेगा कि किसी का किसी पे कब्जा कर लेना, डोमिनेंस का मतलब होता है। अब बिटकॉइन का मार्केट कैप जो है ना टोटल क्रिप्टो का, वो तकरीबन हाफ से ज्यादा बीटीसी का ही है। अब मुझे ये चीज बताओ कि जो 17,000 के करीब बाकी वाले प्रोजेक्ट्स हैं टोटल मार्केट कैप में से, वो एक तरफ हो और अकेला बीटीसी एक तरफ हो, इथेरियम एक तरफ हो, तो वहां से सरमाया निकल के तभी दूसरी तरफ जाएगा ना। तो जब वो नीचे की तरफ आएंगे, जो टॉप वाले कॉइन्स हैं, वो जब नीचे की तरफ आएंगे, उनकी डोमिनेंस होगी, तो वो आर्ट्स जो अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं, जो बाकी वाले हैं, सोलाना कोई भी है, बीटीसी के अलावा जितने भी हैं सारे अल्टरनेटिव ही कहलाते हैं।
तो उनमें से पैसा निकलेगा। क्यों निकलेगा? बीटीसी को बाय करने के लिए। जब बीटीसी को बाय करने के लिए निकलेगा तो अंडर सी बात है, तो वो ब्लीडिंग करेंगे, यानी कि नीचे की तरफ आएंगे। बीटीसी नीचे आ रहा है, वो भी नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो पैसा निकल रहा है और बीटीसी में जाएगा। अब जब बीटीसी में जाएगा वो पैसा, बीटीसी मूवमेंट थोड़ी सी देगा ऊपर की तरफ, यानी कि वो रेडियस के ऊपर की तरफ जाएगी, थोड़ा सा स्टेबल होगा, तो पीछे वाले जो आर्ट ट्विंस होंगे वो भी साथ साथ ऊपर जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर किसी बंदे के पास बीटीसी को खरीदने की दिक्कत नहीं है, वो क्या कहेगा, या मैं छोटा कोइन ले लूँ, उसमें तो पैसा डाल देगा, वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा। तो इसलिए जब बीटीसी ऊपर जाता है, पीछे वाले कोइंस ऊपर जाते हैं। जब बीटीसी प्रॉपर तौर पे क्रैश होकर नीचे आता है, बाकी वाले कोइंस भी ब्लीड करते हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन जब बीटीसी स्टेबल हो जाता है, साइडवेज चलता है, चाहे किसी भी जोन में वो आ जाए, तो बाकी वाले कोइंस भी जो है ना, वो भी कुछ ना कुछ हरे बड़े हो जाते हैं, वो आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीटीसी की मूवमेंट जैसे ही ऊपर जाती है, वो पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए ऊपर जाते हैं। ये होती है डोमिनेंस, आसान अल्फाज में। ओके सक्रिय, ओके जी, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से किसी को सवाल नहीं रहा। आप लोगों का अब होमवर्क एक तरह से मिल गया है कि वो आपने चेक करना है कि ये कैंडलस्टिक वाला, और उसके बाद आप हम पढ़ेंगे यही अब नेक्स्ट जितना भी है। सामा क्या नाम था इनका, फैसल भाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, वो इसी चीज के ऊपर है कि हम जो पढ़ेंगे कि पैटर्न वगैरह को किस तरह से हमें देखना है। हम उसको टेंड लाइन्स वगैरह लगाएंगे हर चीज को चार्ट के अंदर, और ट्रेडिंग व्यू का हम ओवरव्यू देखेंगे। तो आपने अपनी तरफ से भी सेटिंग करनी है, आप करें, अच्छी बात है। यही तो अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है कि वो चीज को सीखने के बाद खुद अपनी भी प्रैक्टिस करता है, उसको सर्च करने की कोशिश करता है। तो ये जी हमारा आज का सेशन था फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं। ओके करते हैं जी इसको। ओके जी, ठीक है जी, फिर दुआओं में याद रखिएगा। अगर सेशन के दौरान कोई हंसी मजाक में कोई दिलजारी हुई हो तो मैं माजरत खाऊंगा आप लोगों से। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो परसों मुलाकात होगी आपसे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।